टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग। आज सर्दी हो रही है कि ज़्यादा मुझे लग रही है? सर्दी हो रही है कि मुझे लग रही है भाई? हैं क्या कहते हैं आप लोग? भाई अपना ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपको पता है अभी मंडे को जो बारिश हुई है तो उसमें पाकिस्तान का 13 साला रिकॉर्ड उठा है कराची का, कि कराची में दोपहर 2 बजे बारिश के बाद जितनी ठंड पड़ी है उतनी पिछले 13 सालों में नहीं पड़ी। तो जब भी तो हम सब कुकड़ रहे हैं सर्दी में, और हम कपड़े भी ऐसे ही पहन रहे हैं शॉल वॉल के साथ कि थोड़ी सी हम सर्दी बर्दाश्त कर सकें। और मौसम बदल रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, नज़ला, खांसी, बुखार, गला ख़राब, हर घर में ये मसला चल रहा है। तो भाई अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गर्म कपड़े पहने, गर्म चीज़ें खाएँ ताकि आप थोड़ा सा आपकी बॉडी टेम्परेचर वार्म रह सके। और जनाब वैसे देखा जाए तो सेहत याबी, तंदुरुस्ती, जवानी, ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं। और एक हम हैं कि हम इसमें भी नाशुक्रापन करते हैं। कभी हम कहते हैं कि भाई हम मोटे क्यों हैं, कभी हम अपने रंगत की शिकायत करते रहते हैं कि भाई हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क है या वीटिश है या हमारी स्किन इतनी अच्छी नहीं है। तो बात ये होती है कि हम क्यों इतना नाशुक्रापन करते हैं? हमें चाहिए कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि भाई ये भी बहुत बड़ी एक नेमत है। हम हर चीज़ में परेशान रहते हैं, और जो लोग मोटे नहीं होते, जो पतले होते हैं, उनको ये टेंशन होती है कि भाई हम मोटे क्यों नहीं हैं। अभी हमने कुछ अर्से पहले शो किया था वेट लॉस की, हम एक्सरसाइजेस बता रहे थे, तो मेरे पास एक बहन का मैसेज आया कि वर्दा आपी प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं मोटी कैसे हूँ। तो मैंने वहाँ पे सोचा, मैंने कहा अरे भाई देखो, दुनिया कहती है कि हम मोटे क्यों हैं, और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम मोटे कैसे हुए। तो बहरहाल खैर, अब इन मसाइल की हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर आपको रंगत का मसला है, मोटापे का मसला है, या फिर आप मोटे नहीं हो रहे, तो हम तमाम चीज़ों का मसाइल हम अपने मुल्क में तलाश कर सकते हैं और हम ईज़िली ये चीज़ें हल भी हो जाती हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है, मैंने अक्सर नोट किया है कि ख़वातीन अपनी स्किन को लेके बड़ी सेंसिटिव होती हैं कि उनकी स्किन पे कील मुहासे ना हो, रिंकल्स ना हो, स्किन पे एक्नी ना हो, पिंपल्स। ये तो मैं भी कहूँगी, मैं भी इस चीज़ को एडमिट करूँगी कि जहाँ अगर कभी कोई एक आध पिंपल निकला है तो मेरी भी ज़ोरदार चीख निकाल दी है कि मेरे पिंपल हो गया यहाँ पे। और फिर मैं अपनी मेकअप आर्टिस्ट को परेशान करती रहती हूँ, शीबा को, कि यार इसको छुपा दो प्लीज़, इस पर कुछ लगा दो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो वाकई बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, अगर आपकी स्किन क्लियर है तो सिर्फ मैं नहीं, ये तमाम आपके साथ भी होता होगा, डेफिनेटली श्योर होता है ना आपके साथ। मैं कह रही हूँ होता है, सबके साथ ही होता है। कौन नहीं चीखता एक्नी देख के, अपने फेस पे पिंपल देख के कौन नहीं चीखता? तो ये तमाम मसले हैं। और इसके साथ साथ फिर स्किन डल भी होना शुरू हो जाती है। आप जैसे कि अभी विंटर्स हैं, सर्दियाँ हैं, तो स्किन आपकी डल होना शुरू हो जाएगी, ड्राइनेस बढ़ जाएगी, या फिर स्किन सैगी हो जाती है। तो ये तमाम मसले जो हैं, हमने कहा तमाम आज जिन मसलों का हम हल लेके आए। तो जनाब आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डॉक्टर, हमारे साथ होंगी हमारी न्यूट्रिशनिस्ट, हमारे साथ होंगी हमारी नेचुरोपैथ, जो आपको बताएंगी कि वेट लॉस के दौरान या वेट लॉस के बाद हमारी स्किन सैगी हो जाती है, या फिर हम कहते हैं कि लटक जाती है, चाहे वो फेस की हो, चाहे वो हमारी बॉडी की हो, या फिर हमारे आर्म्स, जिसे हम कहते हैं ना कि ये बैड पिंक्स कहलाते हैं, ये लटक जाते हैं, सैगी हो रहे होते हैं। तो इनको हम टाइट कैसे कर सकते हैं वेट लॉस के बाद, या फिर इसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं वेट लॉस के दौरान, तो हम इन तमाम चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। और साथ साथ आज हमारा एक स्पेशल सेगमेंट होने जा रहा है घर सिंगार, क्योंकि शादी के बाद तमाम ख़वातीन का जो मेन मैं कहूँगी कि फोकस होता है वो घर के बनाव सिंगार पे होता है। ऐसा है, मुझे भी बड़ा शौक़ है। अगर बात करें, मैं अपनी बात करूँ तो अगर किसी मॉल में 2 जगह सेल लगी हुई हो, एक जगह कपड़ों पे सेल लगी हुई हो और एक जगह किसी इंटीरियर डेकोर के आउटलेट पे सेल लगी हुई हो, तो शायद मैं आपको इंटीरियर डेकोर के, यकीनन बल्कि मैं आपको उस आउटलेट में नज़र आऊँगी, क्योंकि मुझे घर डेकोर करने का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है।
चलो कपड़े तो ठीक है कि सही है आपने ले लिए, लेकिन मैं घर के लिए जो डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं, चाहे वो पेंटिंग्स हो, चाहे वो मिरर्स हो, चाहे वो एक नई साइड टेबल हो, लैम्प्स हो, मुझे बड़ा शौक़ है। तो जनाब आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगी हमारे शो पे वो भी बड़ी एक्सक्लूसिव हैं। अब आप गेस कीजिए वो कौन है। मैं कुछ हिंट्स दे देती हूँ आपको। वो पायनियर हैं फैशन इंडस्ट्री की। उन्होंने कपड़े भी डिज़ाइन किए हैं, बहुत टॉप फेमस डिज़ाइनर रह चुकी हैं। उन्होंने ब्राइडल शोरूम डिज़ाइन किया था पूरा ख़वातीन के लिए पाकिस्तान में, और फिर उसके बाद उन्होंने ज्वेलरी डिज़ाइन की। सोचें थोड़ा दिमाग पे ज़ोर डालें। और अब वो कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में चली गई हैं, वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रही हैं, और वो इतनी फेमस हैं कि उनका काम सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में ही मशहूर नहीं है, उनके काम के चर्चे इंटरनेशनली भी हैं, और वहाँ भी उनके बहुत फैंस मौजूद हैं भाई। तो मैं नाम अभी रिवील कर दूँ टीम, क्या कहते हैं? नहीं करूँ? थोड़ा सोचने का मौका देती हूँ ना आपको, थोड़ा सोचें, थोड़ा दिमाग पे जोर डालें, हमारा शो देखते रहें मुस्कुराती मॉर्निंग। साथ गर्मा गर्म चाय का कप लेके स्क्रीन के सामने बैठिए। और इस वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर मिलेंगे हम डॉक्टर जुबैर से और उनसे पूछेंगे कि भाई हम अपनी लूज स्किन को कैसे टाइट रख सकते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुबैर मिर्ज़ा, एंटी एजिंग एंड वेट लॉस एक्सपर्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम वर्दा, ठीक ठाक है, आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब आप हमें बताइए, ये हम ख़वातीन का मसला है, हम बहुत नाशुक्री होती हैं कि जब हम एक तो मोटे होते हैं तो हम कहते हैं हम मोटे हो रहे हैं, हम मोटे हो रहे हैं, हम वज़न कम नहीं कर रहे, और जब हम वज़न कम कर रहे हो तो हमारा अलग मसला शुरू हो जाता है कि हमारी स्किन लूज़ होना शुरू हो जाती है। ये आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया था। कुछ अरसे पहले अमेरिका में एक पोल्स कंडक्ट हुए थे। लेडीज़ से पूछा था कि आपको अपनी खूबसूरती और उसके लिहाज से सबसे ज़्यादा क्या चीज़ परेशान करती है। नंबर 1 पे आया था वज़न, मोटा होना। नंबर 2 पे आया था चेहरे, स्किन की रिंकल्स और झुर्रियाँ, और नंबर 3 पे चेहरे पे कोई दाग धब्बे, स्पॉट, एक्नी। ये तीनों चीज़ें आपने इंट्रो में कवर की हैं जो सब दुनिया की औरतों को सबसे ज़्यादा परेशान ये हकीकत है, ये हम सबका मसला है। मैं खुद एक औरत हूँ, मैं कहती हूँ ना मेरे कोई एक पिंपल निकले मेरी चीख निकल जाती है। हमने अंग्रेजी का एक मुहावरा है, ब्यूटी इज स्किन डीप। स्किन से ब्यूटी मिल जाती। अच्छा, बस मसला ये है कि ये तीनों चीज़ें परेशान करती हैं, और आज का जो टॉपिक रखा है आपने वो सैगी और लूज स्किन रखा हुआ है। डॉक्टर साहब इसको रीशेप कैसे कर सकते हैं जब हम वेट लॉस कर रहे हैं? तो पहले तो ये देखें, इसमें वेट लॉस से पहले समझ लें कि सैगी और लूज स्किन एक तो वेट कम करने से, दूसरी खुद ब खुद भी एज के साथ भी ये होती है। एज के साथ आपने देखा होगा कि चेहरे की स्किन जो है यहाँ से थोड़ी एक ग्रेविटी से लटकनी शुरू हो जाती है, लूज हो जाती है। पेट निकल आता है तो पेट की स्किन भी लूज। और ये आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया सब यहाँ पे। और जो अगर स्लीवलेस पहनती हैं तो बहुत बुरा लगता है। बैट विंग्स कहलाते हैं ना, जो लटके हुए होते हैं। यहाँ पे लटकी हुई होती हैं। अच्छा, एक जो एज के साथ हो रहा है, थोड़ा सा उसको चंद मिनट करके ना फिर हम वेट लॉस के बाद से आ जाएंगे। अच्छा, एज बताएंगे कितनी एज के दरमियान ये स्किन सैग होना शुरू हो जाती है? इसलिए होती है कि आपको असल में आपको जवान और खूबसूरत क्या चीज़ रखती है। असल में हार्मोन्स आपको जवान और खूबसूरत रखते हैं। अच्छा, हम कहते हैं हमारी डाइट रखती है। नहीं, डाइट से जो हार्मोन पे इन्फ्लुएंस होता है, डाइट बजाते खुद कुछ नहीं करती। डाइट जाने के बाद जो बॉडी उसको किस तरह यूज़ करती है, बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है उससे। एक छोटी सी मिसाल है कि सबसे परेशान कौन हार्मोन जो है ज़रूरी भी है, वो है इंसुलिन बॉडी में। हाँ। और इंसुलिन डाइट के रिस्पॉन्स में आता है। सही। अगर सही रिस्पॉन्स होगा, कंट्रोल, तो आपकी सेहत सब कुछ सही। अगर रिस्पॉन्स इंसुलिन ज़्यादा है तो अभी आगे बेशुमार मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो हार्मोन्स 40 साल के बाद कम होने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा अपनी फैमिली में, दोस्त सबब में, औरत सबसे ज़्यादा खूबसूरत किस वक्त लगती है? जब वो प्रेग्नेंट होती है। उसकी स्किन सबसे बेस्ट होती है, चेहरे पे जो फ्रेशनेस आती, उसके हार्मोन्स हो रहे होते हैं ना, ख़ासकर जो ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसका, जो ग्रोथ हार्मोन है, प्रेगनेंसी में ये बढ़ते हैं। हम नोट कीजिएगा अगर नहीं किया अभी तक,
जो यंग प्रेग्नेंट औरतें उनकी स्किन एकदम से कितनी बेहतर हो जाती अच्छा, वो हम लोगों को लगता है शायद आप प्रेगनेंसी के दौरान मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल इतना शुरू कर देते हैं। है। हार्मोन्स अच्छा, वो हार्मोन्स की वजह से कि वो एस्ट्रोजन हार्मोन वो ज़्यादा हार्मोन्स बढ़ना शुरू करते हो हैं, वो जाता है। आपको जबान रखते हैं, तो ये 40 साल के बाद हार्मोन्स कम होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, 40 साल बेसिकली स्किन को देखें, स्किन की सबसे अहम चीज़ क्या है? स्किन की सबसे अहम चीज़ है उसकी इलास्टिसिटी। अच्छा, इलास्टिसिटी का बहुत लोग मतलब सही समझते नहीं। इलास्टिसिटी के लोग मतलब सोचते हैं किसी चीज़ का खिंच जाना। कोलाजन जिसे हम कहते हैं। इलास्टिसिटी खिंचना नहीं है, इलास्टिसिटी है खींचने के बाद वापस ओरिजिनल हालत में आ जाना, रीशेप होना, ये इलास्टिसिटी है। इलास्टिक लोग कहते हैं जो खिंच रहा है वो इलास्टिक है। हम आपको याद होगा स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में एक सवाल आता था कि इन दोनों चीज़ों में क्या चीज़ ज़्यादा इलास्टिक है, रबर या स्टेनलेस स्टील? ज़्यादातर बच्चे जवाब देते थे रबर, लेकिन स्टेनलेस स्टील ज़्यादा इलास्टिक है क्योंकि वो खींचने के बाद उसको ओरिजिनल शेप में आने में आसानी होती है। रबर खींचने के बाद वापस इतनी आसानी से हाँ, या बलून की अगर हम एग्जांपल थोड़ा सा खिंच जाता है। हाँ, सही। तो इलास्टिसिटी वो है जो खींचने के बाद वापस आ जाए ओरिजिनल हालत में। जैसे प्रेगनेंसी में जो यंग औरतें जब पहली दूसरी प्रेगनेंसी होती है, इतना बड़ा पेट हो जाता है, स्किन खिंच जाती है, लेकिन अक्सर की वापस आ जाती है। ये स्किन की इलास्टिसिटी, और ये इलास्टिसिटी आती है कोलेजन से बुनियादी तौर पे। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि स्किन की इलास्टिसिटी बरकरार रखनी है। अगर वो लूज़ होगी किसी भी वजह से, तो खींचने के बाद वो वापस नहीं आ सकेगी अपनी ओरिजिनल। आपकी जो चेहरे की स्किन है वो आप चाहेंगी कि और 20, 25, 30, 40 साल भी चाहेंगी कि ऐसी रहे जैसी आज है। सही। ये काफ़ी हद तक अब मुमकिन हो गया है। अच्छा, ये तो प्रोसीजर्स के थ्रू मुमकिन है ना, नहीं, उसके अलावा हम कैसे? मैं आज प्रोसीजर्स की बात नहीं करूँगा, ना सर्जरी की बात करूँगा, ना प्रोसीजर की। ये पैसे खर्च करने की बातें हैं, वो एज अ लास्ट रिसोर्ट करते हैं। या कोई ऐसा है कि कोई आपका कोई इवेंट हो रहा है, कहीं शादी हो रही है, कहीं कुछ करना है, आपने कहा मैंने ये सही कराना है, फौरन। जैसे बहुत सारे जो इधर यूएसए वगैरह में जो बड़े बड़े इनके रेड कारपेट इवेंट्स होते हैं, इसमें कई जो एक्ट्रेसेस मॉडल्स हैं वो सीधी जाती हैं वहाँ पे कॉस्मेटिक क्लिनिक्स के अंदर, वहाँ से करा के। और ख़ासकर के आज ये जो मॉडर्न लेज़र ट्रीटमेंट्स वगैरह, इनका डाउन टाइम बहुत कम है, वो सीधी वहाँ से आकर सीधी रेड कारपेट पे आ जाती हैं। वो तो एक मजबूरी है, अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से कुदरती तौर पे हो सकती हैं। उसके लिए आपको ये पता करना है कि कैसे करना है, किस तरह करना है। नंबर एक, पहले जैसे मैंने कहा ना, उम्र के साथ स्किन कुदरती सैग होगी। इसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो हार्मोन्स हैं उनको मैनेज करना है। कैसे? अभी बताता हूँ। हार्मोन से एक तो लोग डरते बहुत हैं इसकी ट्रीटमेंट लेते हुए। सही। हालांकि हार्मोन की मिसाल ऐसी है कि आपके घर में लॉन है, लॉन में जब घास सर्दियों में ख़राब होने लगती है, ब्राउन हो जाती है, सूखने लगती है, पीली, तो क्या करती हैं, थोड़ी सी बालू मिट्टी और फर्टिलाइज़र खाद डालते हैं, कैसी हरी हो जाती है। सही। हार्मोन्स यही काम करते हैं, आपको दोबारा से आपके चेहरे पे फ्रेशनेस, जवानी ले आते हैं। लेकिन उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको रीजेनरेट करते हैं। हाँ, आपको मतलब हर एक खुद से नहीं कर सकता, वो हर डॉक्टर, यू हैव टू हैव द नॉलेज इसके लिए कि क्या करना है, क्योंकि हार्मोन ज़्यादा देने से, गलत देने से भी थोड़े गड़बड़ी होती है। अच्छा, अब इसके साथ आगे दोनों को इकट्ठा ले लेंगे। तो ये बता दिए एज के साथ सैगी और लूज स्किन होती है। दूसरी, जब आप वेट कम करते हैं, वेट कम करने से कुदरती तौर पे एक पॉलीथीन के थैले में अगर आपने भर के बहुत सारे खरबूजे रखे हैं, कपड़े अंदर डाले हुए हैं बहुत सारे, उसमें से आधे कपड़े निकाल दें, वो थैला लूज और डी शेप हो जाएगा ना, क्योंकि चीज़ें निकाल दी हैं आपने। सही। तो जब स्किन स्ट्रेच होती है, आप उसको कम करते हैं, तो लाजमी स्किन लूज़ होगी। लेकिन अगर आपकी किसी तरह आप स्किन की इलास्टिसिटी बरकरार रख सकते हैं, अगर 100% नहीं तो 70, 80, 85% तक, तो आपकी तकरीबन नॉर्मल रहेगी। अब इसमें अहम चीज़ क्या है? पहली आपकी एज, क्योंकि अब बहुत लड़कियां आती हैं मेरे पास। अब तो एक
14 साल की लड़की आई थी कल, माँ लेके आई थी वो। आज के आपको पता है पीसीओ में, पीसीओ आमतौर पे लड़कियों को जब पीरियड शुरू होता है उसी ज़माने में होता है, तो 14, 16, 18, 20 साल की लड़कियाँ 80, 90 और 100 तक पे पहुँच जाती हैं। अब पीसीओ के में वज़न कम किए बगैर मसला हल नहीं होता। अक्सर उनको डॉक्टर खाली ग्लूकोफेज दे के छोड़ देते हैं, सही। वो सालों परेशान रहती हैं। वेट कम करना, उसके साथ खुद ब खुद दो चीज़ें जो मेन इसमें प्रॉब्लम, इसमें इंसुलिन ज़्यादा होती है और मेल हार्मोन ज़्यादा हो जाता है। सही। ये दोनों कम हो जाते हैं, वेट कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, एज और फिर कुछ वैसे भी 20, 25, 30 साल अंडर 40 भी काफ़ी आती हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि शादियां नहीं हो रही, आके लोग देख के चले जाते हैं, या शादी, कई ऐसे भी केस हैं शादी हो गई और मोटी हो गई तो मियाँ कह रहा है कि भाई पतली हो नहीं तो मैं दूसरी कर रहा हूँ। ये बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। इवन सो मच सो कि डिवोर्स तक के मसले आ जाते हैं जो पेशेंट्स आई हैं कम। तो वो वेट कम करने में सबसे पहले ये है कि आपकी एज क्या है। आप जितनी कम उम्र है उतनी आपकी स्किन कुदरती तौर पे बेहतर है ना, रॉ मटेरियल अच्छा है उसका, तो वो आप जल्दी एडजस्ट हो जाएगा वापस, इलास्टिसिटी उसकी बरकरार रहेगी। फिर दूसरी ये है कि आपने वेट कितना बड़ा है और लूज़ कितना कर रहे हैं। 10 kg है, 8 kg है, 15 है, 20 है, 40 है, वो भी डिपेंड करता है ना कि वो 12 कितना फूल गया। सही। नंबर 3, कितनी देर तक वेट रह गया। डॉक्टर साहब, ऐसे अगर 15-20 kg किसी ने कम किया है तो और उनकी स्किन लूज हो गई, बात दफ़ा कहते हैं ना कि आप बैठते भी हैं तो आपको स्किन फील होती है कि इतनी लूज है। 15-20 kg में तो स्किन ज़्यादा मसला नहीं होता। मैं पेशेंट्स 15-20 तो बहुत लोगों के वेट कम किए औरतों के, मैंने वो मैं बताता हूँ कैसे। सही। चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपसे मज़ीद इस बारे में बात करूंगी, लेकिन इस वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन भी टाइट रहे और स्किन लूज न रहे तो देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब से सैगी स्किन के बारे में। तो डॉक्टर साहब बताइए, आप बता रहे थे कि हम कैसे सैगी स्किन को टाइट कर सकते हैं। अब सैगी स्किन हो गई, चाहे एज के साथ हुई है, चाहे वज़न कम किया उसे कम हो गया। अब इसको सही करने का तरीका क्या है? देखें, सबसे ज़्यादा मैं जो बार बार दोहरा रहा हूँ कि इसमें स्किन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इलास्टिसिटी। उसको बरकरार रखना है तो ही अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आएगी। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोलेजन। कोलेजन आपने बेहतरीन करना है। इसके साथ साथ मैंने हार्मोन्स का जिक्र किया था। सही। अब पहले थोड़ा सा हार्मोन्स को ले लेते हैं कि इसमें एक तो मैंने बताया कि जो सेक्स हार्मोन जब एज के साथ कम होते हैं, जो बड़ी उम्र की औरत है और यंग में फ़र्क है, उसमें एज हार्मोन्स कम होंगे, उनको देखना होगा। 2 हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है कोर्टिसोल हार्मोन जो स्ट्रेस से, और इसमें स्ट्रेस होता है, ये रिलीज़ होता है, ये स्किन को ख़राब करता है, ये प्रोटीन ब्रेक डाउन करता है। जो दूसरा हार्मोन जो है जो स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है वो है ग्रोथ हार्मोन। वो भी उम्र के साथ कम होता है। अब आप ग्रोथ हार्मोन बाहर से ले नहीं सकते, बहुत हज़ारों रुपए का एक इंजेक्शन आता है, वो पॉसिबल नहीं है करना और उसके नुकसान भी देने। तो कुदरती तौर पे आपको ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाना है और कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है उसको कम करना है। अब ये कैसे करेंगे? यही सवाल था मेरा। ये बहुत सिंपल है। आपने पहले जो नुकसान पहुंचा रहा है कोर्टिसोल, उसको कम करने के लिए, उसके लिए आपको एक तो एक्सरसाइज चाहिए। अब सिंपल वॉक काफ़ी है। दूसरा, आपको स्ट्रेस कम करना है। अब स्ट्रेस कम करना ये ऐसी बात है, किसी को कहना भाई जब गिरो तो संभल के गिरना। स्ट्रेस अपने बस में नहीं होता। एक कोशिश करें, जिन लोगों से स्ट्रेस आ रहा है उनसे दूर रहे, कोई स्ट्रेसफुल माहौल से बाहर निकले। तो डॉक्टर साहब की यही वजह है, कहते हैं कि बाद लोग जब स्ट्रेस में होते तो उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। वो कोर्टिसोल की वजह से, इसी वजह से उससे ज़्यादा होता है। और फिर आप अपनी डाइट से इसमें इंसुलिन कम करें, शुगर को कम करें। इसके साथ आप विटामिन वगैरह जैसे विटामिन बी है, ए, सी, ई है, ये सब स्किन के लिए ज़रूरी है। स्लीप बहुत अहम है इसके लिए। 8 घंटे सोना, 8 घंटे सोना। हमारी इसके साथ अब इससे तो जो बिगाड़ हो रहा है, जो कमज़ोर कर रहा है कोलेजन को, प्रोटीन को, वो रुकता है थोड़ा। और अब आपने बढ़ाना है ग्रोथ हार्मोन, जो आपकी इस ग्रोथ हार्मोन को फाउंटेन ऑफ यूथ कहते हैं, जवानी का चश्मा। ये
मसल को बनाता है, फैट को बर्न करता है और स्किन को बेहतरीन हालत में रखता है, प्रोटीन को भी बनाता है। इसको बढ़ाने के लिए आपको इसके लिए एक्सरसाइज थोड़ी ज़रूरी है, जिसको हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कहते हैं। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी होती, हफ्ते में आप 2 दफ़ा करें। वो सिंपल ये है कि आपको जैसे 30 सेकंड के लिए बहुत तेज़ जैसे साइकिल चला रहे हैं या दौड़ रहे हैं, फिर रुक के फिर उसको रेस्ट दें उसको। यानी रनिंग भी आप कर सकते हैं अगर घर में रनिंग, treadmill है जो आपके रनिंग, पास, तो आप भाग भी साइकिलिंग, सकते हैं। वॉकिंग जो भी करें आप बहुत मैक्सिमम तेज़ी से करें, सही। आधा मिनट या 1 मिनट जितना आप, उसके बाद फिर उतना ही रेस्ट दें उसको बॉडी को। ये पहले शुरू 5 मिनट से फिर 10-15 मिनट तक चले जाएं, हफ्ते में 2 दफ़ा, ज़्यादा ना करें। इसमें रेस्ट बहुत ज़रूरी है बॉडी के रिपेयर के लिए, इससे ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है। नंबर 2, स्लीप में ग्रोथ हार्मोन बहुत बढ़ता है, स्लीप आप करें। नंबर 3, बॉडी में एक चीज़ होती है कमाल की, जो बॉडी खुद अपने आप को, जैसे आपने कहा ना घर आ रही हैं कोई करने जो घर को खूबसूरत बनाओ सिंगार के लिए, बॉडी खुद अपना बनाओ सिंगार करती है। से अब ईद बकरीद पे, शादी से पहले घर में सारी सफाई कर, सब गंद निकाल के फेंकती है, कूड़ा करकट। बॉडी में एक कमाल की चीज़ होती है जिसके ऊपर 1970 में एक बेल्जियन को और 2016 में एक जापानी को नोबेल प्राइज़ मिला है सिर्फ चीज़ पे, ऑटोफेजी कहते हैं उसको, कि बॉडी खुद अपनी सफाई किस तरह करती है। बॉडी वक्तन फ़वक्तन जो बॉडी में ख़राब सेल है, नगड़े लूले सेल, बेकार सेल, बेकार टिश्यू, जो डैमेज हो चुके बीमार टिश्यू, डैमेज है, वायरस है, बैक्टीरिया है, सब कुछ है, इनको पकड़ के, इनको खा के, डिज़ोल्व करके रीसाइकिल, जैसे पुराना सरिया डाल के रीरोलिंग स्टील से नया सरिया निकलते हैं ना, तो नया टिश्यू बनाती है, नया सेल, ताकतवर मजबूत सेल बनाती है, मुस्तकिल बॉडी करती रहती है, तो आप ताज़ादम रहते हैं। अगर ये ना हो तो बुढ़ापे के आसार, एजिंग और कमज़ोरी बीमारियां शुरू हो जाती। बॉडी मुस्तकिल ट्रेनिंग करके सब कुछ सही करती है। ये ऑटोफेजी जो है, एक ये नींद में बढ़ जाती है, और एक जो सबसे ज़्यादा बढ़ती है ये फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग में बढ़ती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? ये आजकल बड़ी इन है और मैंने देखा है आपकी भी वीडियोस वगैरह मैंने YouTube पे वीडियो काफ़ी डाली है हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप नाम डालें मेरा, उसमें 8-10 मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग पे वीडियोस पड़ी हैं। ये इस वक्त ये इतनी कमाल की चीज़ है कि मैं आपको बात बताऊं कि अमेरिका और वेस्ट में इतना क्रेज़ है। साइंटिस्ट अभी ये कह रहे हैं कि, बल्कि और एक स्टडी में बाकायदा लिख दिया उन्होंने कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इतनी अहम है कि डॉक्टर्स अब इसको अपने पैड पे प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे लिख के दें कि मेरे तुम्हें दवाई लिखी है और मैं तुम्हें इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो ये कैसे आप कर सकते हैं एज ये के साथ? बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत मुख्तसर सा बताता हूँ। इसमें सबसे कमाल की चीज़ है जो मैंने कई वीडियोस में कहा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर और जुमेरात को रोज़े रखते थे, सारी उम्र रोज़े रखे। इंटरमिटेंट फास्टिंग ये छोड़ छोड़ के रोज़े रखना, आपने सारी उम्र ये। अब ये वेस्ट में गोरे इसको कोट करते हैं कि मुसलमानों के नबी रखते थे रोज़े, और वो भी पीर और जुमेरात को कहते हैं रोज़े रखो। पर इसमें एक और अहम चीज़ है, इंटरमिटेंट फास्टिंग में दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से आपका एक खाने का दौरानिया होना चाहिए और एक फास्टिंग का दौरानिया। खाने का दौरानिया होना चाहिए आपका तकरीबन 6 से 8 घंटे, और फास्टिंग का दौरानिया 16 से 18 घंटे। एक तो इस्लामी रोज़ा है, वो तो अलग है, उसमें तो पानी भी। इस इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप पानी, ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी पी सकते हैं, तो आपको पता ही नहीं लगता, फील नहीं होता। मैं खुद करता हूँ, मैं रात को 8 बजे खाना खाता हूँ, उसके बाद सिर्फ ग्रीन टी पानी चलता है, सुबह 8 बजे से ब्लैक कॉफ़ी, और मेरा नाश्ता जो होता है 12 और 2 के दरमियान होता है। बीच में 5 बड़े थोड़े से कोई नट्स वगैरह ले लेता हूँ, बस मेरा समझे 1 और 8 के दरमियान खाने का, उसके बाद कोई सॉलिड नहीं खाता मैं। तो 1 और 8 के दरमियान हम कुछ भी खा सकते हैं? वो भी आपको ढंग खाने की प्रॉपर एक वो है। ये नहीं कि आप ये नहीं कि आप केक, पेस्ट्री, डोनट खाते रहे, वो नहीं। कभी कभी चल सकता है वो, कभी तो हर चीज़ चल सकती है, लेकिन आप कोशिश करें कि ना हो। मैं आपको बताऊँ, मेरा वेट पिछले 15 साल से 70-71 चलता है। तो मैं जब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग पे वीडियोस डालने शुरू किए, मैंने खुद भी करके देख, 6 हफ्ते में मेरा वेट 71 से 66.5 पे आ गया, वेस्ट 34 से 32 हो गए। मैंने अब रोक दी है क्योंकि मुझे वज़न कम नहीं, मुझे वेट का प्रॉब्लम नहीं है। सही। लेकिन ये सेहत के लिए, सारी बीमारी, शुगर से बचने के लिए,
इवन कैंसर जो है मोटो में 5 गुना ज़्यादा होता है, और फास्टिंग से कैंसर कम होता है, अल्जाइमर कम होता है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक सब कम हो जाते हैं। यानी कि मुख्तलिफ बीमारियों तो से बचने के लिए भी बहुत वो अच्छी कहते चीज़ है। हैं कि 5 से 10 साल बाद, बल्कि वो कह रहे हैं इससे बेहतर दवा मेडिकल साइंस के पास नहीं है, फास्टिंग से बेहतर। तो इससे फास्टिंग से बॉडी देखें, बॉडी ढूंढती है, फास्टिंग एक स्ट्रेस है। सही। स्ट्रेस में जब आपके पास आमदनी नहीं आ रही तो आप ढूंढते हो घर में कहीं पैसा रखा हो, कोई चीज़ है जो आप बेच सको, कहीं से आपसे उधार लिया था उनसे पैसा आप कहीं से करके घर चलाओगी ना। तो बॉडी इसी तरह ढूंढती है कि मुझे जिस्म में क्या फालतू चीज़ मिल रही है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकूँ एनर्जी के लिए, क्रिएट कर सकूं। तो बॉडी ये लूज स्किन जो है ये आपके लिए फालतू है, बॉडी के काम की नहीं है। सही। तो बॉडी यहाँ से प्रोटीन निकालती है और यहाँ से कोलेजन बनाता है, फाइब्रोब्लास्ट सेल होते हैं जो कोलेजन बनाते हैं। ये लूज स्किन के फाइब्रोब्लास्ट बेकार हो जाते हैं, ये काम नहीं करते सही से ढंग से, इनमें बिगाड़ पैदा हो जाता है। तो बॉडी जो ऑटोफेजी जो है इनको, इनके ख़राब पार्ट्स निकाल के नए मटेरियल से नए पार्ट्स डाल के इनको ताज़ादम तैयार कर देती है ताकि बेहतरीन कोलेजन बनाए, स्किन इलास्टिक हो जाए। तो डॉक्टर साहब अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू वेट लूज कर रहे हैं तो आपकी स्किन भी सैग नहीं होगी, आपकी स्किन भी, बॉडी भी शेप में रहेगी? वो डिपेंड करता है आप कितनी स्पीड से जा रहे हैं। अब ये आपको ये देखना, बॉडी टू बॉडी वेरी करेगा, ये बॉडी वेरी करेगा, आप खुद भी। लेकिन अगर आपका वेट ज़्यादा, अगर आराम से गिरे तो फिर सैग नहीं होती, बॉडी साथ साथ करती। लेकिन अभी इतना लोगों को पता नहीं है, वेट गिर जाता है उसके बाद आते हैं। लेकिन अगर जल्दी ना करें, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप टाइम के, ये कुदरत, ये इतना ही यकीनन ये चीज़ होती है जितना अगर सूरज मशरिक से निकल रहा है तो मगरिब में जाके गुरूब होगा। ये अल्लाह का कुदरत का निज़ाम है। और उसमें कोई, कुरान शरीफ के एक आयत है, वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तुम अल्लाह की सुन्नत में कभी तब्दीली नहीं पाओगे। आप सोएंगे, आप फास्टिंग करेंगे, आपकी ऑटोफेजी कुदरतन जितनी फास्टिंग का दौरानिया बढ़ेगा और जितनी देर तक होती रहेगी उतनी ये बढ़ती रहेगी और ये बॉडी में खुद ब खुद करेक्शन आती है। इसका मतलब डॉक्टर साहब जो क्रैश डाइट करके हम कहते हैं कि हम एक हफ्ते में 10 किलो वजन गिरा लें या हम एक महीने में 5 से हमने 6-8 किलो वजन कम कर लिया, तो वो तो फिर आपकी बॉडी। मेरा पे एक रैपिड वेट लॉस का भी तरीका है, इसमें 40 दिन में 8 से 12 kg कम होता है। अच्छा, वो भी वीडियो आपने अपलोड की हुई है अपने YouTube? वो भी की हुई है, वो मेरे बहुत सारे दूसरे टीवी एंकर साथ वो भी अपलोड हुए हैं उस पर वीडियो चैनल से। डॉक्टर जुबैर 40 दिन में फिर उसमें आपकी बॉडी के शेप में रहती है? वो थोड़ी सी आउट कुछ करती है लेकिन फिर बाद में फिर उसको फिर करा देते हैं ना, ये ग्रेजुअली। इसमें जल्दी सब्र करना, द यंगर यू आर द बेटर यू बिहेव, जो क्योंकि आपके एज में। फिर इसका देखें कुछ वाइटामिन और मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं, उसके लिए डाइट सही है, लीफी ग्रीन्स, वेजिटेबल्स। वाइटामिन ए बहुत ज़रूरी है आपके लिए, स्किन के लिए, स्किन को मॉइस्ट रखता है ये और ड्राई नहीं होने देता। और दूसरा ये कि जो जीन्स कोलेजन बनाती हैं, बॉडी में हर प्रोटीन बनाने के लिए जीन होती है, सही। वो जीन को वाइटामिन ए ज़रूरी है एक्टिव होने के लिए, तो वाइटामिन ए ज़रूरी है, वाइटामिन सी बहुत ज़रूरी है, ई बहुत ज़रूरी है स्किन के लिए। ये सब चीज़ें जिन खानों से, अंडे हो गए, डेयरी हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स अच्छे, लेकिन फ्रूट्स में बहुत, जिसको कहते हैं ओवररेटेड है, फ्रूट्स मोटा बहुत करते हैं। अच्छा, फ्रूट्स मोटा करते हैं, ये फ्रूट्स क्या के बारे कंफ्यूजन है डॉक्टर साहब? इसके बारे में तो मज़ीद डिटेल में बात करूंगी आपसे, क्योंकि आप कभी दोबारा ये फ्रूट्स जो है ये सबसे ज़्यादा नुकसान फ्रूट्स करते हैं। ये एक आपने बताई और आप इतनी अच्छी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हमें, तो हम मज़ीद आपसे बात करेंगे इस बारे में जनाब। इस वक्त लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर बिल्किस। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग, और इतनी ज़बरदस्त, इतनी डिफरेंट और इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब दे रहे हैं कि मेरा तो बस दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं दिल चाह रहा मैं सवाल करती रहूँ और सुनती रहूँ डॉक्टर साहब को। जैसे अभी आपने कहा डॉक्टर साहब कि फ्रूट्स सही नहीं है। नहीं, फ्रूट बिल्कुल सही नहीं है। फ्रूट जिसको कहते हैं कि एक गलत पब्लिसिटी मिल गई है कि फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं। देखिए, फ्रूट में 2-3 चीज़ें हैं। ये तो कहते हैं गुड सोर्स ऑफ, नहीं, गुड सोर्स नहीं है फ्रूट। देखिए, सबसे ज़्यादा मोटा फ्रूट करता है। देखिए, एक जो फ्रूट की चीनी है ना, फ्रूट की शुगर कंटेंट होता है फ्रूट्स में, उसमें, और जो ग्लूकोज है जो आम चीनी में होता है,
फ्रूट 10 गुना ज़्यादा फैट बनाता है आम चीनी के मुकाबले में। ये वाइट शुगर के मुकाबले में? वाइट शुगर के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा फ्रूट बनाता है ये फ्रुक्टोज जो इसकी शुगर है। तो हम जो ये कहते हैं हम तो सिर्फ कुछ नहीं ले रहे, फ्रूट का हमने एक बोल नहीं, ले लिया हमने। बिल्कुल बिल्कुल गलत है, और खाली पेट फ्रूट खाना और भी गलत है, ऐसी जाती है सीधी। लेकिन फ्रूट में बुनियादी दो तीन चीज़ें बता दूं। पहले तो ये समझ लें कि फ्रूट को नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे रखें, ठीक है। दूसरा, सिर्फ इन सीज़न फ्रूट खाएं। पुराना फ्रूट स्टोर में रखा हुआ जो निकाल के लाते हैं वो नहीं खाएं। लेकिन उसकी शुगर इंटरनेशनली तो कंटेंट 12 साल तमाम फल मौजूद होते हैं। नहीं, वो गलत है। अच्छा, दुबई में और अबू धाबी में और यूएसए में, यूरोप में 12 महीने वो नहीं है। फ्रूट आम भी मिलेगा देखिए, आपको, फ्रूट सब सिर्फ इन मिलेंगे। सीजन का। देखें, एक कुदरत का निज़ाम है जो लाखों साल से, इंसान से पहले जानवर थे, उनका हमारा निज़ाम एक ही है। निज़ाम बुनियादी तौर पे ये है कि समर में जानवर ज़्यादा खाते हैं क्योंकि उनको पता है कि विंटर में खाना ज़्यादा नहीं मिलना। आधी दुनिया में तो बर्फ़ पड़ी हुई होती है, तो खाना ज़्यादा तो नहीं मिलता। तो जो समर में जो खाते हैं वो स्टोर करते हैं, जानबूझ के फैट स्टोर होती है जानवरों के जिस्म में। जैसे कुछ जानवर हाइबरनेट करते हैं, 4-4 महीने रीच हो गए और ये पेंगुइन से ये सो जाते हैं 4 महीने, एनर्जी कहाँ से आती? जो समर में खाना खाया है, फ्रूट खाया है, उसकी फ़ैट जो स्टोर हुई है वो इस्तेमाल होती है जब 4 महीने सो रहे हैं गार के अंदर, ठीक है ना। तो ये कुदरत का निज़ाम है कि फ्रूट बुनियादी तौर पे समर में खाना चाहिए क्योंकि बॉडी उस वक्त बिल्ड हो रही होती। विंटर में बॉडी अपना जमा शुदा इस्तेमाल, ये कुदरती निज़ाम है, इसको ना भूलें। सही। नंबर 2 ये है कि फ्रूट जो बेहतरीन फ्रूट हैं, चंद एक मैं नाम दे जो आप खाएं, लेकिन वो भी मॉडरेशन। सारी बेरीज अच्छी हैं, वो आप खाएं। आड़ू, आलूचा, खुबानी, अनार, सेब, माल्टा। ये माल्टा जैसे अभी अब किन्नू लेकिन का एक सीजन से है। ज़्यादा ना खाएं। अच्छा, डॉक्टर सेब साहब, खाएं, आधा मैं- सेब सुबह, आधा शाम खाएं। ये बात याद रख लें कि फ्रूट बहुत नुकसानदेह, फ्रूट डैमेज करता है, फ्रूट ओवर टाइम शुगर करता है। इवन फ्रूट खाते रहें, किडनी के लिए भी फ्रूट अच्छा नहीं होता। ओह, ये हम मज़ीद आपसे कंटिन्यू डिस्कशन जारी रखेंगे हम, लेकिन डॉक्टर बिल्किस भी आ गई, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। तो प्लीज़ डॉक्टर बिल्किस आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर अस्सलाम। साहब, कैसी कैसे हैं हैं डॉक्टर साहब? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे? इतनी मज़े की गुफ्तगू चल रही जी, है डॉक्टर जी, मैं साहब सुन के रही साथ थी। कि हमें तो पता ही नहीं था। हम कहते हैं कि हम फ्रूट बोल खा लेते हैं तो वो हमने तो बहुत हेल्दी खाना लिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह से नहीं करना चाहिए, सिर्फ सीजनल फ्रूट खाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास सीजनल फ्रूट्स आते उसमें हैं। एक बात याद, सीजनल फ्रूट में चंद चीज़ें, आम, केला, चीकू, शरीफा बिल्कुल नहीं खाएं। आम के बारे में अजीब चीज़ बताऊँ आपको, आम से ज़्यादा ख़राब फ्रूट कोई नहीं है। अल्लाह, हालांकि ये फ्रूट का हमारे मुल्क में फलों का बादशाह कहा जाता है। और एक आम तो पता भी नहीं चलता डॉक्टर साहब ने कहाँ खाया। देखें, पीले आम के अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज होती है, टेबल शुगर, ये तीनों होती हैं। इसके बरक्स कैरी जो है, कैरी बेहतरीन फ्रूट है क्योंकि कैरी के अंदर जो शुगर होती है ये तीनों नहीं होती, वो आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, लेकिन आपके जो अंदर बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में उनको वो चाहिए। और एक नई थ्योरी डाइट के बारे में आई है, वो तो पूरी बिल्कुल ही डाइट को उलट पलट करके रख दिया है उसने। वो ये है कि आपके जिस्म में 30 खरब सेल्स हैं और 100 खरब बैक्टीरिया हैं। वो बैक्टीरिया आपकी सेहत के ज़ामिन है, उनके बगैर आप ना ज़िंदा रह सकते ना सेहतमंद है। वो सेहतमंद होंगे, वो बैक्टीरिया, उनके लिए कुछ खाना चाहिए जो फाइबर होता है। और ये जो जैसे कैरी है और कच्चा केला है, मैं सिर्फ हरे स्किन वाला केला लेता हूँ, कच्चा जैसा, उसको काट के सलाद में, कभी उसको काट के थोड़ा सा ऑलिव ऑयल या देसी घी में तल के उसको खा लेता हूँ। केला आप काट के, हरा कच्चा केला होता है ना, वो बहुत, पक्का केला बिल्कुल ना खाएं। थोड़ा सा कभी सालन भी बनता है, बाहर से वो लोग बाहर खाते हैं। इसको केरला में बहुत ज्यादा खाया जाता है। अमेरिका में बहुत इस्तेमाल होता है ये केले, बहुत उसके बनाते हैं, दुबई में भी होता है बहुत। तो फ्रूट के बारे में ध्यान, एक फ्रूट कभी ज़्यादा ना खाएं। ये सबसे खाली पेट ना खाएं, वो स्पाइक करता है आपकी एकदम से आपके। और ये फैट, सबसे ज़्यादा फैट जो है वो फ्रूट से ज़्यादा कोई चीज़ फैट नहीं बनती। और आपकी बुनियादी तौर पे जो फैट आती है लोगों के पेट पे इधर, ये फैट से नहीं आती, ये कार्बोहाइड्रेट से आती है।
जो कार्बोहाइड्रेट जो शुगर बॉडी में इस्तेमाल होगी जो बच जाती है उसको इंसुलिन फैट में कन्वर्ट कर देती है ट्राइग्लिसराइड में, और ये आपके पेट पे और यहाँ पे सब जगह आ जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि फ्रूट खाली पेट नहीं लेना चाहिए, तो फ्रूट खाने का सही टाइम है क्या? क्योंकि बाज़ दफ़ा सुनने में आता है, कहते हैं कि खाली पेट फ्रूट खाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि खाने के बाद फ्रूट लेना चाहिए। मैं आपको बात बताऊँ, हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है कि अगर कोई टेक्निकल बात हो रही है कि गाड़ी की, टीवी की, रॉकेट की गाड़ी, तो लोग उसमें दखल नहीं देते, लेकिन खाने का मामला 10 जगह बैठी हूँ, खाने की बात है 10 में से 8 अपना मशवरा दे देंगे सही। कि भाई ये करो, हमारी दादी ये कहती थी, वो फलाना ये कहता था, और दादी को भी नहीं पता कि दादी ने कब कहा था। दादी ने वो एक दादी की भी दादी ने कहा था। एक ऐड आता है जो पता नहीं वो जिसमें है कि जी अम्मा ने कहा था, अम्मा कहती नहीं, डॉक्टर कहता है मैंने नहीं कहा था। तो वो ये है, ये अब देखिए मेडिकल साइंस में एक चीज़ होती है, हर चीज़ रिसर्च के बाद कही जाती है, इसके पीछे एक स्टडी होती है, सब कुछ होता है, वो उसके बाद टेस्ट करके। मैंने आपको बताया ना कि ये चीज़ जो ऑटोफेजी से कहते हैं, बॉडी खुद अपने आप को क्लीन करती है, इस पे 2 आदमियों को नोबेल प्राइज़, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये अब मेडिकल के लिए आप समझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बन गई है सेहतमंद रहने के लिए। जो बॉडी रोज़ अपने आप को साफ कर रही है, बेहतर कर रही है, इसे रोज़ बच्चे को ट्यूशन मिल रही है, उसको आप मार्शल आर्ट्स भी करा रहे हैं, जूडो कराटे भी सिखा रहे हैं, ताकि वो बाहर उसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। डॉक्टर बिल्किस आप बताइए कि नेचुरोपैथ में फ्रूट्स खाने का सही टाइम क्या है, खाने से पहले या खाने के बाद? अच्छा देखिए, विटामिन्स और मिनरल्स जो है ना उसको विद मील खाना चाहिए या मील के तौर पे खाना चाहिए। अच्छा देखिए, अब हम कहते हैं कि अब क्योंकि फ्रूट्स में पहले से पानी का ज़्यादा होता है, कुछ फ्रूट्स ऐसे जैसे तरबूज, खरबूजा, उसमें कहते हैं कि खाने के बाद खाओ तो हैज़ा हो जाता है। हाँ, या उसके बाद आप पानी का ज़्यादा होता है, ग्लास पी ले तो वो केमिकल हैज़ा हो रिएक्शन होता है कि आप पानी ज़्यादा पीते हैं या आप उसके साथ कुछ ऐसे फूड खा लेते हैं जिसकी वजह से आपका पेट ख़राब होता है। खाने का टाइम ये है कि जब आप मतलब कि बहुत ज़्यादा पेट भरा हुआ नहीं हो और बहुत ज़्यादा खाली ना हो, आप खा सकते हो, मंचिंग आप कर सकते हो, या आपके सर में बहुत दर्द हो रहा हो या जैसे शुगर लो हो रहा हो तो आप तरबूज खा लो, आपको एनर्जी मिल जाती है। तो इस तरह। अच्छा, और तरबूज का तो ये भी कहा जाता है ना कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। बता दूं, जिस ने कहा कि शुगर लो हो रही हो, एनर्जी कमज़ोर हो रही हो, कुछ खा लें तो एनर्जी आ जाती है। पहले समझे आप कुछ खाते हैं तो उसको जाके एब्जॉर्ब होने में 1 से 4 घंटा लगता है, लेकिन आप कहीं दौड़ के आ रहे हैं, टेनिस खेल के आ रहे हैं, आप भूख लगी, आपने एक सैंडविच खाया, उसके अच्छा भाई आ जाओ जी डॉक्टर बिल्किस चलें, दोबारा सेट एनर्जी नहीं आती, एनर्जी में टाइम लगता है। लेकिन होता है क्या है, इसको कहते हैं नशई, ये कार्बोहाइड्रेट का नशा होता है, जंकी नहीं होते सिगरेट के और चर्च के और भंग के, उनको जब नहीं मिले परेशान होते हैं। जैसे ही सिगरेट मिले, आप सिगरेट वाला कैसे सेहतमंद हो जाता है। जब आप खा रही हो एनर्जी 1 मिनट में तो नहीं पहुंच सकती ना, टेक्स टाइम। मिसाल ऐसी है कि आप पेट्रोल का क्राइसिस है, आप लाइन में खड़ी हैं, 100 गाड़ियाँ आपके आ गई हैं और आवाज़ आ गई भाई पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, आपको टेंशन हो गई एकदम, पेट्रोल ख़त्म। फिर आपने देखा एक बड़ा टैंकर आ गया, टैंकर जैसे ही आता है आपको सुकून आ जाता है। हालांकि 100 गाड़ियाँ आपने कहा अब तो मुझे पेट्रोल मिल ही जाना है, सुकून आ गया ना। तो ये जब आप खाते हैं इससे एनर्जी नहीं आती, ये एक बहुत गलत ख्याल है कि शुगर कभी लो नहीं होती है। अच्छा। अनलेस कि आप दवाई ले रहे हैं, आप इंसुलिन ले रहे हैं, शुगर कभी लो नहीं हो सकती जब आप नॉर्मल डाइट ले रहे हैं। डॉक्टर साहब जो बेहोश हो जाते हैं शुगर लो नहीं, होने के बाद, नहीं, शुगर की वजह से आपके बिल्कुल बिल्कुल होता है, नहीं चक्कर आ होता जाते ये। हैं, आपकी आंखें हाँ, नहीं खुलती। बिल्कुल तो होता नहीं, जब आपको मैंने कहा सैंडविच जाके एब्जॉर्ब होने में खाते ही जो सुकून आता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट का नशा है। ये देखें जो देखिए 1 मिनट, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। जैसे हम रोज़ा रखते हैं, हम खजूर से क्यों खोलते हैं? क्योंकि हमारे ब्रेन को भी जो है ना एक किक मिलता है। और खजूर में ऐसी आपकी न्यूट्रिएंट्स होती हैं जो दिन भर आप भूखे रहते हैं, तो आपका नजरिया अलग है, हमारा नजरिया अलग है। हाँ, मैं सिर्फ साइंस की बात कर रहा हूँ। नहीं, साइंस भी मानती है कि शुगर लो होती है। साइंस नहीं मानती, साइंस ये कहती है शुगर लो होगी। हाइपोग्लिसरीमिया एक बीमारी है डॉक्टर साहब, उसमें शुगर बिल्कुल हो जाती है, लो हो जाती है। जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं शुगर का, जो दवाई ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, नॉर्मल आदमी में देखें, नॉर्मल आदमी में क्या होता है, शुगर जो है जब आप खाना खाते हैं
तो ग्लूकोज कुछ इस्तेमाल होती है और कुछ मसल में जाती है और कुछ लिवर में जाती है। सिर्फ एक दिन का स्टोर होता है ग्लूकोज का। चलें, अच्छा, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेटिव बातें बताई। डॉक्टर बिल्की हमारे साथ कंटिन्यू रहेंगी। जनाब, इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब, आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और हम लेके आए हैं सोल्यूशन आपकी सैगी स्किन के लिए। और हम बात करेंगे कि नेचुरोपैथ में कोई रेमेडी ऐसी है या ऐसी कोई, आप हमें बताइए डॉक्टर साहिबा, कि जिससे हम जब वेट लूज़ करते हैं हमारी स्किन सैगी हो जाती है, तो वो हम कैसे टाइट कर सकते हैं? अगर ऑलरेडी स्किन आपकी लूज़ है शुरू से, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है ना कि आपकी स्किन बचपन से आप चबी होते हैं, आपकी स्किन लूज़ ही होती है। अच्छा, इसके लिए ना हमारी पैथी में कैलेट्रोपस या आँख का पत्ता होता है जिसको इन्फ्यूज़्ड किया जाता है तेल में। आँख का पत्ता? हाँ, आँख के पत्ते लेकर आपने तिल के तेल में पहले इसको कूटना होता है। मैं आपको रेशियो वगैरह सब बता देती हूँ। बॉडी लिफ्टिंग और टाइटनिंग इससे अच्छी अगर इंस्टेंट कोई नहीं कर सकता, और बहुत ही इजीली अवेलेबल है, हर जगह होता है। आपने आग के पत्ते लेने, लेकिन जब भी उसको तोड़े उसमें मिल्क भी निकलता है। अच्छा, तो आपने जो ना मास्क लगा के, क्योंकि उसके फ्यूम्स जो होते हैं वो आपको नुकसान दे सकते हैं, तो आपने जैसे मास्क लगा के उसको तोड़ने के बाद उसको कूटा। जैसे आपने 1 किलो पत्ते लिए तो 1 किलो पानी में उसको हल्की आंच पे पका लें। जब वो 1 किलो पानी कम होने लगे और आपका पानी हरा होने लगे तो आप इसमें तिल का तेल 1 केजी डाल दें। फिर इसको इतना पकाएं हल्की आंच पे कि वो इन्फ्यूजन हो जाए तिल के तेल में और पानी वगैरह सब जल जाए। पत्ते जिस तरह हम कड़ी पत्तों को कड़ाते हैं, इसी तरह हो जाए। सारे पत्ते ऊपर आ जाएं, समझ लें आपका जो तेल में पानी नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने जलाना नहीं है। बहुत सब्र और तहम्मुल से जो है ना, तहम्मुल का मुजाहरा करके इस तेल को पकाना है। इसकी मसाज कीजिए, जब ये पक जाए छान के रख लीजिए, इसकी मसाज कीजिए, तो इससे आपकी बॉडी जो सैगी स्किन है वो सही होती है। वैसे तो इसके ट्रीटमेंट्स भी हैं, जैसे मीज़ोथेरेपी वगैरह है, लेकिन और एक्सरसाइज, इसके बाद आप एक्सरसाइज कीजिए तो इससे बॉडी बहुत जो सैग हो गई है इसकी लिफ्टिंग बहुत अच्छी है। तो ये आप ओवरऑल बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं? ओवरऑल बॉडी पे, जहाँ से आपको लगता है कि आपकी स्किन फेस पे भी? जी, फेस पर भी कर सकते हैं। आपने खुद घर पे बनाया है और आपको लगता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा ड्रूपी हो रहा है, तो इधर से ज़्यादा हो जाती है ना ये वाला एरिया। देखिए, आँखों के गिर यहाँ ये एरिया इसके लिए नहीं है। इधर आप ना फ्लैक्सीड को पानी में भिगोकर, जिस तरह उसका जेल निकाल कर जो है ना, वो आप वो लगा सकते हैं। पीनट ऑयल लगा सकते हैं, ठीक है? तो आपने ये करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो आँख का तेल बनाना आपने बताया आँख के पत्तों का, ये आपके पास अवेलेबल होता है अगर हम रेडीमेड लेना चाहें तो? कोई नहीं इतनी मेहनत कर रहा है। आँख के पत्तों का तेल हमारे पास होता है, वो असाबी दर्दों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फिर भाई हम आप डायरेक्टली इतनी मेहनत करें, हम डॉक्टर साहब के पास से जाके ना ले लें, आपके नेचुरलाइज प्रोडक्ट हम ले सकते हैं। आसान काम। ये डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, इसमें हम कहते हैं ना कि आप बेसन का पानी और 1 चम्मच आप मसूर की दाल भी रात भर भिगो के रखें और सुबह उठ के निहार मुँह पिएँ उसको, जब आप वेट लॉस कर रहे हैं अपना, तो उससे आपकी बॉडी शेप में आएगी, क्योंकि बेसन जो है वो आपकी बॉडी को टाइट रखता है। बेसन का पानी हाँ, ये क्या सही है ये? अच्छा, बेसन पे आपने बात की ना, तो बेसन का पानी आपकी अगर स्कल्प बहुत ऑयली हो रही होती है ना, उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। और ये भी आपने जो कहा ये भी सही है। देखिए वर्दा बेटा, आप अगर कोई भी उस पर जा रही होंगी ना, डाइट पर जा रही होंगी, आपकी स्किन अगर क्रश डाइट कर रही है, प्रोटीन डाइट कर रही है, आपकी स्किन रिएक्ट करेगी, वो लटकेगी। उस वक्त ही आपको इसकी केयर करनी है। उस वक्त ही आपने, जैसे ये वाला टोटका बताया, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी कीजिएगा। अच्छा, इससे फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क पड़ता है। फ्लैक्सीड लीजिए, बॉडी को टाइटन अप करने वाली जो चीज़ें, जैसे फ्लैक्सीड हैं, अलसी के बीज हैं, जैसे आपने इसका बताया, ये वाली चीज़ है, ये आप ज़रूर लीजिए। अच्छा, वैसे शरीफा बहुत अच्छा होता है मगर बहुत शुगर होता है। शरीफा भी अच्छा होता है बॉडी को टाइटन अप करने के लिए। अगर आपने फ्लैक्सीड का बताया, उसको पाउडर बना के हम वैसे ही उसका इंटेक कर लें, खा लें उसको, तो इंटरनली आपकी वो कोलेजन को स्ट्रॉन्ग करेगा? कोलेजन बूस्टर होता है। लेकिन इन सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो जो है हड्डियों का सूप है। उससे आपकी स्किन टाइट होती है? जी, उससे आपकी स्किन टाइट। यखनी हड्डियों की यखनी बना के आप पीजिए। आप यकीन कीजिए कि
इससे बेहतरीन चीज़ कोई नहीं है। ये तो बहुत ही आसान है। अच्छा, मटन चिकन कुछ भी ले लें आप, या मटन की? नहीं, चिकन नहीं। चिकन नहीं। अच्छा, एक और चीज़, कुछ लोग क्या करते हैं, जब हड्डियां चिकन की होती है ना तो उसको चबा लेते हैं, हड्डियों को भी चबा लेते हैं। हाँ, लेग पीस खुदारा ये especially। नहीं कीजिए, आँखों पे बहुत असर पड़ता है, चाहे साइंस ने प्रूव किया हो चाहे नहीं किया हो। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो लोग इस तरह चबाते हैं हड्डियाँ, तो उसके बाद से उनकी नज़र बहुत तेज़ी से कमज़ोर होती है। और बाज़ लोगों को तो रात को नज़र, नाइट ब्लाइंडनेस जो है उसका भी शिकार हड्डी हो चबाने जाता से चिकन की? है। चिकन की हड्डी चबाने से। तो अच्छा, अब इसको उलट करके इस दूसरी तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब ये बात करते हैं, लेकिन जी। फिरदौस की कॉल है, उनको ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फिरदौस मेरी बहन, कैसी हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी, क्या जी, सवाल मैंने करना चाहेंगी? डॉक्टर बल्कीस से बात करनी है मैंने। जी जी, बात कीजिए। जी फरमाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बल्कीस। वालेकुम अस्सलाम। मैं काफ़ी, जिस प्रोग्राम में भी आप आती हैं मैं देखती हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए कॉल करना चाहती हूँ। मेरी बेटी 7 साल की है और बोलती नहीं है। 7 साल की बेटा, आपने डॉक्टर को दिखाया कि क्यों नहीं बोलती है, क्या उसका मसला है, उसके कानों का मसला है, ये क्या मसला, आपने चेक कराया? जी, मेरी बेटी सुनती सब कुछ है और समझदार बहुत ज़्यादा है। लाहौर तक इलाज करवाया है, MRI करवाया, सब कुछ करवाता है। डॉक्टर कहते हैं ये बोलेगी ज़रूर, लेकिन देर से, क्योंकि ये सुनती सब कुछ है। देखो बेटा, इस तरह की मैं कोई आपको टोटका भी नहीं बता सकती। इस तरह ना बगैर रिपोर्ट्स पढ़े, बगैर देखे कि क्या मसला है। 7 साल की बच्ची हो गई है, अगर वो सुनती सही है तो बोलने में क्या, उसको क्या मसला है वो तो बेटा रिपोर्ट्स देखकर ही बता सकती हूँ। आप जो है यहाँ से नंबर लेके मेरे क्लिनिक पे आप। मियाँ वाली में रहती हैं या मियाँ वाली में क्लिनिक करती हैं? नहीं, मैं मियाँ वाली में क्लिनिक नहीं करती हूँ, लेकिन कोई मसला नहीं है। मेरा व्हाट्सएप नंबर लें, उसकी सारी रिपोर्ट्स मुझे भेजें, मैं आपकी नेचुरोपैथी में जो हेल्प कर सकती हूँ ज़रूर करूँगी और इसकी मुझे खुशी भी होगी। डॉक्टर साहब, मैं एक और चीज़ पूछना चाह रही हूँ। ये बच्ची मेरी अब कुछ कुछ वर्ड बोलने लगी है, कुछ कुछ, अम्मी, अब्बू, आधे आधे वर्ड। तो डॉक्टर ने कहा इसके जो ज़बान के जो पट्टे हैं ना वो कमज़ोर हैं। ऐसा कहा है तो मैं आपको बता देती हूँ। अकर करहा, अकर करहा एक जड़ी बूटी है, इसको पीस के पाउडर बना लें। पाउडर बना के, जैसे अगर ये 1 चम्मच हो तो 2 चम्मच शहद ले लें, उसको मिक्स कर लें और इसको शहादत की उंगली में अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कह के लेकर ज़बान पे लगा दें। ये बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। इसकी पहचान ये है कि ये बहुत ज़्यादा, इसको अगर आप खुद भी रखेंगे ना, आपको एक तेज़ी और ठंडक का एहसास होगा। सही। डॉक्टर साहब, ब्रेक का वक्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस आपको, और आपको PCR से डॉक्टर साहिबा का नंबर भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे मजीद डिटेल गुफ्तगू कर सकती हैं इनसे। जनाब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आके मजीद बात करते हैं डॉक्टर बिल्कीस से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग, और अब बिल्कीस आपा बताएंगी हमें, आप रेमेडी बना रही हैं या कुछ क्या बता रही हैं, कुछ खाने पीने के लिए या लगाने के लिए? कि लगाने के लिए भी, खाने पीने के लिए भी बता रही हूँ कि आपने क्या करना है। सैगी स्किन से अगर आप बचना चाहते हैं, अपनी आप स्किन टाइट करना चाहते हैं तो आप। अच्छा, 2-3 बहुत अच्छी रेमेडीज़ हैं जो आप कर सकते हैं और आप जो है ट्रीटमेंट्स वगैरह पे कम जा सकते हैं। फेशियल वगैरह भी आपको, अगर मतलब कि ज़ाहिर सी बात है हर एक की पॉकेट नहीं होती इतनी कि वो एक्स्ट्रा खर्चा करे, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप घर पे कर सकते हैं। महंगे भी होते हैं जी डॉक्टर साहिबा। तो बस कोई मसला नहीं है। आप देखें, इस फैमिली का कोई भी आप ले लें, जैसे आप, मैंने यहाँ पे लिया है माल्टा, आप चाहें तो कीनू ले लें। ठीक है, करना क्या है, इस मौसम के हिसाब से बता रही हूँ, वरना अदरक भी बहुत अच्छी होती है स्किन को टोन अप करने के लिए, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बहुत अच्छा करने के लिए। लेकिन इस मौसम में अगर आप चाहते हैं कि ग्लोई लुक आए, लेकिन ये कौन नहीं कर सकता, सबसे पहले ये रोजेशिया जिनको है वो नहीं कर सकते। रोजेशिया में आपकी स्किन एकदम से रेड हो जाती है, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप नहीं कर सकते। अदरवाइज हर कोई कर सकता है। मैंने क्या किया, यहाँ पर इसका ले रही हूँ जूस। अच्छा, माल्टे का जूस। माल्टे का जूस लिया, ये कितना निकला है, 1 चम्मच। सही। इसमें मैं डालूँगी फ्लैक्सीड।
यानी अलसी जो है इसको मैंने भिगो दिया था। इसको आपने रात भर भिगो के रखना है? रात भर भिगो के रखना है। ये देखें सही। ये जो गर्म पानी में या ठंडे पानी में आप भिगो सकते अभी अभी क्योंकि मौसम इतना वो है तो आप है। जो है ठंड है तो आप जो है इसको गर्म पानी में भिगो दें। तो लेस कितना आ रहा है? हाँ, मैं यही आपको बता रही थी कि इसका लेस जो है ना हमें छान लेना है। छलनी चाहिए था लेकिन कोई मसला नहीं है, समझ आ जाएगा। आपने इसका लेस जो है ना वो छान लेना है, ठीक है। ये मलमल के कपड़े से छान ले, ये ऐसे ही छान ले। हमें लेस चाहिए। अच्छा, इसका लेस हाँ, चाहिए हमें वो हमें। नहीं चाहिए, सही। सीड्स नहीं चाहिए, ठीक है। इन दोनों को आप मिक्स कर लें। तीसरी चीज़ जो इसमें जाएगी वो है दही। अच्छा, दही भी फायदेमंद है जी, हमारी दही skin के लिए? बहुत फायदेमंद है। सही। ठीक है, ये आपकी बन गई सैगी स्किन के लिए जो है आपको लिफ्ट करने के लिए बन गई क्रीम। क्योंकि इसमें जो फ्लैक्सीड का वो आ रहा है तो मैं सिर्फ आपको यही बताना चाह रही हूँ कि सही, आपने आप ऐसे दिखा दें। उठाना है। सही। ये देखिए ऐसे ड्रॉप, ये देखें सही। ये है। इससे ये हटा देती हूँ और इसको आप लगा लें, ठीक है। आप अच्छा, आपको विटामिन सी किससे मिला? ऑरेंज फैमिली से मिला। सही। ये और ये जो HA जो हम लोग हाइड्रोनोलिक एसिड का बहुत सुनते हैं वो आपने कहाँ से लिया? वो आपने फ्लैक्सीड से लिया। सही है। अच्छा, ये और लेस में लैक्टिक भी आ एसिड वगैरह जो है वो आपने कहाँ से लिया? दही से लिया। अच्छा, मैं आपको देखिए यहाँ पे मैंने लगाया है, यहाँ मैंने नहीं लगाया। आप दोनों का फ़र्क देख लें, ठीक है। इससे आपकी स्किन टाइट हो जाएगी? जी, इससे स्किन आपकी आपको मैं देखिए बताया ना, यहाँ लगाया, यहाँ नहीं लगाया। फर्क देखें आप। ये देखिए फ़र्क। सही। और ये कब कब आप अप्लाई कर सकते हो, कितनी देर के लिए? आप ये रोज़ाना रात को लगाकर सो जाएं, सुबह जो है आप धो लें। अच्छा, इसके अलावा आप करना चाहें, बहुत जल्दी इंस्टेंट फ़र्क आता है। इंस्टेंट फ़र्क आता है। अगर मेरा ये वाला हाथ देखें तो इसमें मैंने नहीं लगाया, इस पे लगाया है। ये देखिए। अच्छा, जिनकी स्किन भी बाज़ दफ़ा हाथों की स्किन पे भी झुर्रियाँ पड़ रही होती हैं, आप ये बहुत लगाएं, जल्दी एज से आप ये पहले। लगाएं। अच्छा, और ये आप पेट के इर्द गिर्द एरिया पे भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अच्छा, उससे पहले ना नमक की स्क्रबिंग कर लें, जहाँ आपकी स्किन सैग हो रहा है ना, खाने वाला नमक। खाने वाला नमक जो है। और चाय जब आप बनाते हैं तो चाय की पत्ती बच जाती है, फिकती है। तो नमक और चाय की पत्ती को किसी मलमल के कपड़े में आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद उससे आप स्क्रबिंग करें। आप देखें आपकी स्किन जो सैगी हो रही है ना, और जो स्ट्रेच मार्क पड़ रहे हैं, सैगी भी हो रही है, स्ट्रेच मार्क पड़ रहे हैं, दोनों के लिए बहुत बेहतरीन है। अच्छा, आप ये कर सकते हैं। नमक कितना लेना है आपने? आपने नमक 1 चम्मच नमक लिया तो 1 चम्मच आप अच्छा, चाय की दोनों पत्ती, और equal यूज्ड लेंगे। चाय की पत्ती। सही। और फेस पे भी कर सकते हैं आप इसको, यहाँ चिन के पास? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ सैग है आप वहाँ कर सकते हैं, जहाँ आपको लिफ्ट करना है वहाँ कर सकते हैं। अच्छा, कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी आपने लिया, उसको 1 चम्मच पानी में मिक्स किया, फिर आप उसमें पूरा अंडा मिला लें। कॉफ़ी वाटर सॉल्यूबल है। पहले आपने उसको पानी में मिक्स किया, फिर उसमें अंडा मिलाया, उसको फेंटा। तो जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो रही होती है ना, आप ये रोज़ाना लगा कर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा मैं बताना चाह रही थी, जैसे नॉर्दर्न एरिया में हमारे यहाँ सीबकथॉर्न ऑयल मिलता है, इसको स्किन सर्जन ऑयल कहते हैं। रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है। अगर किसी का वहाँ जाना हो तो आप ये फल भी तोड़ सकते हैं, ये भी आप लगा सकते हैं। मगर इसको लगाना देखिए कितना है, मैंने सिर्फ 1 ड्रॉप लिया है। अगर मैं वैसे अनार के जूस के साथ भी लगाने का कहती हूँ, नहीं तो आप जो है इसको इसके साथ भी लगा सकते हैं। सीबकथॉर्न ऑयल से आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। मुझे लास्ट रमज़ानों में आपने दिया था डॉक्टर बिल्किस, और मैंने अपने फेस पे डेली अप्लाई किया था, और ये वाकई बहुत इफेक्टिव है। आपकी स्किन इतनी अच्छी, इतनी फ्रेश, इतनी ग्लो हो जाती है। और हम लोग तो डेली मेकअप वेयर करते हैं ना, हमारा मसला ये, हमारी स्किन वैसे ही ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर बिल्किस ने मुझे दिया था और ये वाकई बहुत इफेक्टिव था। और नहीं, ये मेरे कान में आवाज़ आई कि ये वाला मेरा है, मैं कह रही हूँ नहीं ये मेरा है। तो ये जो है आप देखिए इस, अच्छा जब भी आप कोई भी ऑयल लगाएं, सीबकथॉर्न ऑयल की बात नहीं करें, कोई भी ऑयल लगाएं, हम पता है क्या करते हैं, हमें पता नहीं क्यों इतनी जल्दी होती है कि हम बस 2 मिनट में कर लें और सो जाएं। फिर उसके बाद भले हम नावल पढ़ते रहें, ड्रामा देखते रहें, लेकिन अपने आप को टाइम नहीं देते, फेसबुक पे बैठे रहते हैं। हाँ, या फेसबुक पे। आपने क्या करना है, कोई भी आपने ऑयल लिया है उसको जज्ब करें। ऑयल जज्ब करने का बेहतरीन तरीका है, जैसे मैंने ऑरेंज जूस के साथ किया, आप रोज़ वाटर के साथ करें, या कोई भी पानी का, जैसे रोज़ वाटर अच्छी तरह स्प्रे किया, उसके बाद आपने
एक 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 4 ड्रॉप्स लगा, उसको इतना मसाज करें, इतना मसाज करें कि पूरा ड्राई हो जाए, पूरा ड्राई हो जाए। जैसे अभी ये ड्राई करना है। डॉक्टर बिल्कुल उसके बाद आपने सोना है। हमारे जी, पास जी। एक कॉलर थी हुमैरा, उनका सवाल था कि उनकी बहन का एक्सीडेंट हुआ था तो उनको मोहरों का मसला हो गया था, चूंकि अब ठंड बहुत बढ़ गई है तो उनको तकलीफ बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए कोई रेमेडी बता सकती हैं आप? जी जी बिल्कुल बता सकती और हूँ। मेडिकेशन चल रही है उनकी? बिल्कुल, आपने वो नहीं छोड़ना। आपने सलाजीत अगर कहीं से आपको मिल जाता है तो सलाजीत जो है माश की दाल के बराबर 1 कप आपने गरम दूध में डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और ये शाम 4 बजे से पहले पी लीजिए। इंशाल्लाह ये जो सर्दियों में चोट का दर्द या एक्सीडेंट के दर्द जो हो रहे हैं उसमें आपको फ़र्क पड़ेगा। अगर सलाजीत नहीं मिलता तो हड्डियों की ये जो यखनी है ये रोज़ाना पीजिए। और इसके लिए वैसे बहुत अच्छा है कि अगर आपको पीले पंजे मिल जाए मुर्गियों के, वो असील मुर्गी होती है और वो असली होती है, तो पीले पंजों का जो यखनी है वो पिएं, इंशाल्लाह इससे भी फर्क हाँ, पड़ेगा। पंजों का सूप बहुत बहुत, फायदेमंद होता है। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह। लेकिन ऐसा क्यों होता है डॉक्टर बिल्किस के सर्दियों में जो आपकी पुरानी चोटें होती हैं उनका दर्द जी मैं दोबारा बता से देती शुरू हूँ। हो जाता है? क्योंकि सर्दियों में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो इतना अच्छा नहीं हो रहा होता, ठीक है, इस वजह से हमारा जो दर्दें हैं वो ऊंद के ऊपर आ जाती हैं, ये वजह होती है। सही, तो इसकी वजह से आपको दोबारा बहुत से ज़्यादा अपना दर्द बहुत होता है, ख्याल बिल्कुल, रखना क्योंकि चाहिए। सर्दियों में हम वॉक पे नहीं जाते, पसीना तो आएगा नहीं, क्या ज़रूरत है वॉक करने की। और आता भी नहीं है, अगर करें भी ना तो भी पसीना नहीं आता। लेकिन आपने करना है, आपने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बढ़ाना है, क्योंकि इन्वायरमेंट है। सर्दियों में हम पानी बिल्कुल भी नहीं पीते कि कौन वॉशरूम जाएगा रात को उठ के, ये सबके साथ होता है, तो ये ना कीजिए। तो ना ये सारी हकीकत, और अगर वॉशरूम उठ के जाना पड़ जाए रात में, ब्लैंकेट से निकल गए, उफ, तो बस चले कराची में तो सही है, लेकिन ये सोचे आप मरी में, नॉर्दर्न एरिया में अल्लाह, क्या वहाँ हाल तो- होता होगा। पानी भी जमा हुआ मिलता है वहाँ तो। हाँ। जनाब एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ, खुशाब से कॉल है नौशाद की। हेलो अस्सलाम वालेकुम, तनवीर की कॉल है। अस्सलाम जी तनवीर, क्या हाल है आपके वर्दा? हम बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हूँ मेरा बेटा, मैं बहुत ठीक हूँ। डॉक्टर बल्कीस कैसी हैं? डॉक्टर बिल्किस बहुत अच्छी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फरमाइए। हाँ जी, मैं थोड़ा, मेरा वेट बहुत ज्यादा है मेरा बेटा, वेट बहुत तो ज्यादा। मैं ये अपना वेट कम करना चाहती हूँ। मेरे इतनी खुराक भी नहीं है, पता नहीं मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है। मुझे इसकी आपकी समझ नहीं उम्र आ रही। क्या है? आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 60 साल है 60 साल है। जी हाँ। अच्छा ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ, उस पर अमल कीजिएगा, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। आपने सबसे पहले चीनी छोड़ देनी है, घी तेल बंद कर देना है, सही। रोटी जो है आपने जौ की खानी है, गंदम की रोटी बंद कर दें। अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है थायराइड वगैरह का, ये पूछ सकते हैं? 60 इयर्स की हैं 60 तो years की मेनोपॉज हैं, में ओके, जाने के बाद सही। भी होता है, बहुत सारे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से ना हो सकता है कि बढ़ कोई जाता है। अद्वियात आप खा रही हैं उसकी वजह से भी हो, तो हाँ बिल्कुल आप थायराइड भी करा लीजिएगा। मगर आप ये 3 चीज़ों से परहेज़ कीजिए। चावल खाना है वो भी उबले हुए खाइए, चावलों के साथ मछली का इस्तेमाल कीजिए। जब चावल और मछली की कॉम्बिनेशन होती है तो वो आपका वेट बढ़ने नहीं देती, तो इसीलिए हमारे अरे वाह, ये जो तो बड़ी अच्छी चीज़ पता चली है जी हमारे जो बंगाल के बहनें हैं उनके आप बाल देख लो और फिर उनका वो भी देख लें, जो बहुत ज़्यादा मछली खाते हैं, मछली चावल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, उनका वेट भी नहीं बढ़ता, ठीक है। तो ये एक कॉम्बिनेशन डाइट है जिससे मतलब कि जो चावल खाने के शौकीन हैं, चावलों का पीच उतार के मछली के साथ आप खा सकते हैं। तो आप ये कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आपने वेट कम करना है तो ये चीज़ें आप छोड़ दें। आप बोलेंगे हम घी तेल सब छोड़ेंगे तो मतलब कि फिर खाएंगे कैसे? कुछ उबला हुआ खा लें या कम तेल का इस्तेमाल कर लें, बहुत जरूरी ही नहीं ज़्यादा है कि आप कम बहुत ज़्यादा तेल का नहीं, इस्तेमाल हमारे यहाँ करें। तेल में सारी चीज़ें जो भुनने का भुनाई अमल है वो होती है। आप ख़त्म कर दें। आप देखें इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो आप पानी पी रही हैं इंशाल्लाह उस पानी में बहुत छोटा फ़र्क सा पड़ेगा। दालचीनी, लीमू और लौंग, इस मौसम के हिसाब से एक लौंग भी होना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, निदा खुशाब से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, आज भी आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। और थैंक यू सो मच निदा। डॉक्टर चीज की तो क्या ही बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी फॉरएवर ग्रीन बिल्किस आपा। वही बात है ना, आप लोगों को देख के जीने को दिल करता है। जो मायूसियाँ आ रही होती हैं जिंदगी में वो बिल्कुल ना
दूर होने लगती है। इस तरह से ना खुश खुश रात में रहती हैं आप लोग, तो हम लोग को भी खुश खुश रहने में दिल करता है। तो अम्मी की वजह से मैं थोड़ी सी परेशान रहती हूँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा था मुझे कि वो उनके हाथ के बारे में बताएंगे। आज वो किचन में खड़ी है, अगर वो मुझे बता दें कि वो किस तरह गर्म पानी और ठंडे पानी में उनका हाथ वो जो मुट्ठी बन गया है। अच्छा, ओके, मैं बता देती हूँ, मैं बता। एक तो वो, और दूसरा मुझे अक्कर करहा का आपने, हेलो जी जी बोलिए, हम सुन रहे हैं। हाँ, आपने जो अक्कर करहा का बताया है अभी वो मैं अम्मी के लिए कर सकती हूँ क्या? कि उनकी भी ना ये स्ट्रोक के बाद लुकलुक सी हो गई है। क्या कर सकती है? अच्छा, ये अकर करहा, बिल्कुल बिल्कुल, अकर करहा आप कर सकती हैं, आप कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। हाँ, सही। अम्मी मतलब स्ट्रोक वाली जी कर सकती हैं, जी मुझे याद है, आप कर सकती हैं। सही। अच्छा निदा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। आपको अभी हम दोबारा से करके बता देते हैं, लेकिन अभी ब्रेक का वक्त हो गया, तो आप हमें देखती रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। और ब्रेक से वापस आते ही हम आपको तरीका बता देंगे किस तरह से आपने अपनी वालदा की मुट्ठी जो है वो पानी में डाल के खोलनी है जनाब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और सेगमेंट हमारा हो गया है किचन क्वीन का इन। लेकिन चले पहले हम मुनीज़ा को वेलकम कह देते हैं और फिर साथ साथ हमारी बहन ने जो कॉल की थी निदा, उन्होंने सवाल पूछा था डॉक्टर बिल्किस, उनके बारे में बता दीजिए। तो अस्सलाम वालेकुम मुनीज़ा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दी नहीं लग रही भाई? नहीं, आज सेट पे सर्दी नहीं लग रही, सारे गेस्ट हैं और लाइट्स हैं, इसकी वजह से फील नहीं। चूल्हे के पास भी खड़ी हो ना, चूल्हे के पास भी मुझे खड़ी हूँ ज़्यादा सर्दी लग रही इसलिए, है। वरना तो बाहर तो वाकई सर्दी हो रही है। लेकिन फिर भी हम लोग जो है ना, वो हम लोग को तो खैर मौका चाहिए होता है ना स्वेटर्स के लिए और उन सब चीज़ों के लिए। फैशन भी हमारे यहीं पर ही पूरे होते हैं ना, ख्वाहिशात हमारी फैशन की। वो चीज़ आप देखिए, शादियों में जाते हैं ना, तो चाहे कितनी ही सर्दी हो, लड़कियां फिर भी कोई शॉल कोई इतना कैरी नहीं कर रही थी अनटिल अनलेस वो शॉल कोई फैंसी सी ना हो। नहीं देखिए, एक कहावत है, यहाँ सुने, एक कहावत है, कहते हैं डॉक्टर बिल्किस आप भी इस बात से एग्री करेंगी कि प्राण जाए पर फैशन ना जाए। हम खवातीन के बारे में ये मशहूर हम सर्दी में ठिठर रहे होंगे, लेकिन गर्म कपड़े शादियों में कभी नहीं पहनेंगे। नहीं पहनेंगे। क्या बना रही है अच्छा, आज जो है क्योंकि सैगी स्किन के हवाले से बात हो रही थी, लो फैट फूड के हवाले से मैंने कहा चलो कोई एक रेसिपी हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। तो हमने कहा क्यों ना दाल सूप बनाया जाए, जो बहुत अच्छा सोर्स है हमारे लिए प्रोटीन का। और आप भी बताइएगा कि दाल सूप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे व्यूअर्स को। तो हमने कहा कि आज दाल सूप बनाते हैं, प्रोटीन का सोर्स है, फैट नहीं है इसमें बिल्कुल, और बहुत मज़े का बनता है। क्योंकि हम लोग चिकन खा खा के इतना बोर हो जाते हैं, कहते हैं ना डाइट्स में वो याद है मोहसिन अब्बास आए तो उन्होंने कहा हम चिकन खा खा के इतने थक जाते हैं। तो वाकई जब आप डाइट कर रहे होते हैं तो चिकन फिश तो बहुत कम ही लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो हमने कहा क्यों ना दाल ऐड की जाए आपके डाइट फूड में, तो ये बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मैंने क्या किया, सिंपली मूँग दाल ली और मसूर दाल ली, 1 कप मूँग दाल ली, 1 कप मसूर दाल ली, उनको मैंने बॉईल कर लिया क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है। आपने क्या करना है कि दालों के साथ ही आपने 2 टमाटर ले लेने हैं छोटे, या 1 बड़ा ले लेना है, ठीक है, वो ऐड करेंगे। इसके अंदर मैं कैरेट्स ऐड कर रही हूँ। कैरेट्स बहुत अच्छा सोर्स है हमारे लिए आयरन का और बहुत हेल्थ बेनिफिट्स है, हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। तो 1 कैरेट लार्ज वो हम ऐड करें, वो आपने साथ ही इसके बॉईल कर लेना है, ठीक है। इसको हमने इसमें शामिल करा, इसको हम साथ इसको बॉईल करेंगे। साथ में हम इसमें क्या करेंगे, जब ये बॉईल हो जाएगा मुकम्मल तौर पे, हमारा गाजर भी इसके अंदर गल जाएगा, टमाटर भी टेंडर हो जाएगा और दालें भी हमारी गल जाएंगी। तो हम इसको कर लेंगे ब्लेंड। अच्छा, साथ ही साथ इसमें आपने क्या ऐड करना है, बॉईल करते वक्त आपने इसके अंदर हल्दी शामिल कर लेनी, ठीक है, और सिर्फ हल्दी के साथ इसको बॉईल करना है। जब ये बॉईल हो जाएगा, मुकम्मल तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम जो है इसमें इसको ब्लेंड करेंगे और फिर आखिर में हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। सही, जब तक आप इसको बॉईल कीजिए। डॉक्टर बिल्किस आप बता दीजिए, निदा ने सवाल किया था आपने ऐसे लेने 2 बॉल लेने, इस तरह कोई भी ले लें, स्टील का ले लें, जो आपके जो भी घर में प्लास्टिक के ले लें। और आपने क्या करना है, एक में गर्म पानी जितना काबिल बर्दाश्त गर्म होता है, एक इसी तरह का एक और बॉल है, उसमें ठंडा पानी। आपने पहले गर्म पानी में हाथ डलवाना है, इस तरह करके रखें। आप जिस तरह मिसाल के तौर पे टाइम एक ही रखें, जैसे आप 2-2 मिनट रखना चाह रही हैं, 2 मिनट रखा, उसके बाद इस बॉल से निकाला, दूसरे बॉल में डाल दिया, फिर इस बॉल से निकाला, इस अच्छा। और दूसरा मैंने जो कहा था कि इस तरह के बॉल होते हैं, वो उन कोशिश करें कि हाथ खोलकर उसमें पकड़वाएं। तो ये भी एक एक्सरसाइज होती है, ये वाली एक्सरसाइज है, इस तरह करके एक्सरसाइज करें, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। देखिए हमारे यहाँ एक होता है कि आप जब तक हॉस्पिटल में होते हो तो आप फिजियोथेरेपी वगैरह करा लेते हैं, जैसे घर आते हैं सब छोड़ देते हैं, जो बहुत बुरी बात है, नहीं करना चाहिए ऐसा। फिजियोथेरेपी डॉक्टर ने कहा है सब्र तहम्मुल से कराना है, इसके रिज़ल्ट भी देर से आते हैं, फ़ौरन नहीं आते।
सही। अच्छा, आपने जैसे बताया डॉक्टर साहिबा कि आपने पहले गर्म पानी में हाथ डिप करना और ठंडे पानी, तो मुट्ठी भले से बंद रहे उनकी, भले तो बंद कोई शुरू में तो ऐसे ही होगी। सही। अच्छा, आपने ये रोजाना करना है। और ठंडा रोज़ाना। पानी आइस वाटर, चिल्ड वाटर हो या फिर दरमियानी नहीं, टैप वाटर? मतलब कि चिल्ड हो तो बहुत अच्छा है, Chilled क्योंकि पानी। थेरेपी में तो यही है। लेकिन आप देख लीजिएगा कि शुरू में दोनों जो है ना, लूक वार्म वाटर हो, ठंडा पानी हो, आस्ते आस्ते ये भी थोड़ा बढ़ा दें आप, ताकि Temperature काबिले सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सही हो। मगर जलाएं नहीं, याद रखें पानी इतना गर्म नहीं कि स्किन जल जाए। सही। पहले अपना आप खुद हाथ डाल के निदा चेक कर लीजिएगा, ताकि फिर उसके बाद अपनी वालदा का डालिए, क्योंकि उनको तो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये है कि बिल्कुल। ऊपर से स्किन बर्न हो सकती है। इतना उसका गर्म ख्याल पानी रखें। इस्तेमाल करें जितना काबिले बर्दाश्त हो। सही जी। मुनीज़ा, अच्छा, हम आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ। तो मुझे वो बोल चाहिए होगा जो आपने लिया है, तो मैं ले लेती हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए। अच्छा, और इसके अलावा आप क्या बना रही हैं साथ में मुनीज़ा? अच्छा, ये साथ में हम सैलेड बना रहे हैं, एक बहुत डिफरेंट सा ड्रेसिंग के साथ हम सैलेड बनाना बता रहे हैं आपको, ताकि जो है हमारी टेस्ट बड्स भी इंजॉय करें उसको, और डाइट फूड के हवाले से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आपने ले लेना है ग्रीक योगर्ट। अब आप कहेंगे कि ग्रीक योगर्ट हम कहाँ लेने जाएं, तो आप सिंपली आपका जो दही आता है वो आप मलमल के कपड़े में उसको डाल के उसको ट्विस्ट करेंगे, उसको स्क्वीज़ करेंगे, तो उसका जो एक्सेस वाटर होगा वो सारा निकल जाएगा। और उसके बाद आपको एक जो है ना थिक सा योगर्ट मिलेगा, तो वो आपने लेना है ग्रीक योगर्ट के फॉर्म में। ठीक है, वो आपने ले लिया। उसके बाद इसमें हम क्या शामिल करेंगे, इसमें हम ब्लैक पेपर शामिल करेंगे फ्लेवर के लिए। ठीक है, तो ये तकरीबन 1 टीस्पून जाएगा इसमें। थोड़ा सा लेमन जूस जाएगा 1 टेबलस्पून के करीब। ठीक है, और इसमें जाएगा सॉल्ट। ठीक है, आज मेरी स्लीव्स बड़ी तंग कर रही हैं, इस तरह की स्लीव्स बहुत प्रॉब्लम करती हैं पकाने में। ठीक है, तो ये आपने इसमें शामिल करा और इसको आपने अच्छे से मिक्स करा। ये हमारी एक अच्छी सी मज़े की ड्रेसिंग तैयार हो जाएगी सैलेड के लिए। और हमने सैलेड में क्या यूज़ करना है, मैंने क्या किया कि सलाद का पत्ता ले लिया, आपके पास आइसबर्ग या लेटस हो आप वो ऐड कर लीजिए। टोमेटोज़ लिए हैं, उसको डीसीड कर लिया, यानी कि उसके जो बीज थे वो हमने निकाल दिए और उसको इस तरीके से कर दिया। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, स्क्वायर में, क्यूब में, कोई भी शेप दे सकते हैं। इसमें हम ऐड कर रहे हैं पालक। पालक बहुत अच्छा सोर्स है हमारे लिए आयरन का। साथ ही हमने इसमें गाजर ली है, गाजर को इस तरीके से हमने जो है जूलियन के कटिंग का शेप दिया है, और प्याज के स्लाइसेस ले लिए। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम सैलेड के लिए ऐड करेंगे इसके अंदर बोल में। डॉक्टर बिल्किस, डाइट में जब अक्सर हम बंद गोभी का इस्तेमाल करते हैं, शिमला मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, तो गैस प्रॉब्लम भी होती है उससे? जी बिल्कुल, इसीलिए जैसे दही का इन्होंने इस्तेमाल किया, और अदरक का जूस लाजमी डालें। तो सब गैस नहीं होगी। जब भी देखिए हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल, हमारे जो भी ग़िज़ाएँ हैं, हम चाहे पाए खाएं चाहे कुछ भी खाएं, बड़े सग़ीर पाको हिंद में एक चीज़ है कि आपको जो है ऊपर से अदरक डाल के, अदरक कटी हुई हर जगह मिलेगी, हलीम के साथ, निहारी के साथ, पाए के के साथ। तो ये हम मतलब कि हमारे यहाँ खुद ही घर में ही सब नेचुरोपैथ थे, तो उनको पता था इनके निज़ाम हज़म के लिए क्या है। तो यही सब्जियों के लिए भी है। सही, तो आप लेमन में भी और अदरक का जूस डाल दें, शामिल करें। चलें जनाब, इस वक्त ब्रेक का वक्त हो गया है, आप जल्दी से जाइए, ब्रेक लेके वापस आइए और फिर आपको दिखाएंगे हम कि मुनीज़ा सैलेड और सूप कैसे तैयार कर रही हैं। वेलकम बैक जनाब, आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग। और ये जो आपको सुनाई दे रहा है शोर, ये हमारी दाल ग्राइंड हो रही है, अभी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे सवाल करूंगी डॉक्टर बिल्किस, मुझे बताइए कि ये सोशल मीडिया पे जब हम सर्च करते हैं अक्सर, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक सोल्यूशन नज़र आता है घर बैठे लोगों को, तो उसमें दिखाते हैं कि आपने कॉफ़ी ली और कुछ इस तरह की 2-3 चीज़ें मिक्स करी और अपेट के अपने इर्द गिर्द क्लिंग फिल्म रैप कर ली और उसको आपने 3-4 घंटे के लिए छोड़ दिया। तो कहते हैं उससे आपकी बॉडी श्रिंक भी हो जाती है और आपकी बॉडी जो है वो शेप में भी आती है, सैगिंग स्किन भी ख़त्म हो जाती है। तो क्या ये सही है? देखिए ये सही हो सकता है जब ये अमल आप 6 से 7 महीने या साल तक करें। साल तक करें? जी बिल्कुल, इसके पास इतना टाइम है, कौन करता है भाई? मुझे पहले ये बताएं, कौन करता है? इससे अच्छा है कि आप यही सारी चीज़ें जो है लगाएं, लगाने के बाद एक्सरसाइज करें, वॉक करें। सही है, ये आपके पानी या वाटर को निकालने में आपकी मदद करता है। जैसे मैंने चाय की पत्ती और नमक का कहा था, वो क्या करता है, रिटेन वाटर को निकालता है। नमक का काम क्या है, वाटर को रिटेन करना। खाएंगे तो अंदर वाटर रिटेन होगा, आप मोटापे की तरफ जाएंगे। लगाएंगे तो ही वो पानी जो है निकालने में आपकी मदद करेगा। इसलिए अभी सोप बार्स मिलते हैं
जो लगाने के होते हैं। जो कॉफ़ी का, जिंजर का, इन सब का है, इससे भी फ़र्क पड़ता है। मगर जिस तरह दिखाते ने अभी लगाया, सुबह उठे और बिल्कुल आप सही हो गए, तो ये फिल्मों में ही हो सकता है। फर्क नजर आता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो फिल्में होती है वो 3 घंटों में पूरी ज़िंदगी की कहानी होती है। आप इस बात को समझें। उसमें बचपन दिखाते, फिर बुढ़ापा भी दिखा देते हैं ना, फिर बच्चों की जवानी भी दिखा देते हैं। वो सारा 3 घंटे में हो रहा होता है। इसी तरह से सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो मतलब कि कहते हैं, वो मेरे ख्याल में उनमें जो ना महीने साल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आप याद रखें, आपको जो है ये करते रहना पड़ेगा। करते, और फौरन तो कोई भी चीज़ नहीं होती, हर चीज़ में टाइम लगता है। आप कुछ भी रैप कर लें और आपने वॉक नहीं करना, आपने एक्सरसाइज नहीं करना, आपने डाइट नहीं करना, कुछ दिनों के लिए आपको कुछ फ़र्क वो डालेगा और वो फ़र्क क्विकली वापस चला जाएगा। सही। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, फिरदौस की दोबारा कॉल आई है मियाँ वाली से, बात कर लेते हैं, उनसे कुछ पूछना चाह रही हैं शायद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फिरदौस। जी वालेकुम सलाम। मैंने अपने बारे में भी डॉक्टर बल्कीस से पूछना था। मेरा काफ़ी अर्सा पहले ना मेरे बाजू की हड्डी निकल गई थी, बाजू निकल गया था, तो तकरीबन 15-16 साल पहले, शादी से पहले। तो उस 15-16 साल के बाद अब दोबारा मुझे वो दर्द था, वो मैंने चढ़वाया था, सब कुछ करवाया था, लेकिन अब वो जो हड्डी है ना थोड़ी सी अपनी जगह से खिसकी हुई है, जिसको मैं दिखाती हूँ। वो कहते हैं कि आप ना यहाँ पे आप चादर बांधो, इस बाजू से दूसरे बाजू पे पट्टी बनवाओ, आप इसको हल्दी और पता नहीं क्या क्या बाम वगैरह लगा के वो करेंगे, लेकिन ये मैं करवाती नहीं, क्योंकि जो भी मिलते हैं वो मर्द हजरात ही होते हैं इलाज करने वाले। नहीं तो नहीं, आप मुझे खुद घरेलू इलाज बताएं। इसकी वजह से मेरी गर्दन में इतनी दर्द है डॉक्टर बिल्किस कि मैं नमाज का सलाम नहीं फेर सकती दूसरी तरफ। सुबह उठती हूँ मेरे बाजू सुन्न होता है। देखिए फिरदौस, आपको इलाज की ज़रूरत है, ठीक है, और इलाज में डॉक्टर होगी कोई, अगर आप मेल से नहीं कराना चाहती तो लेडी डॉक्टर होंगी, या वो जो आपको लगाने का चीज़ें बता रहे हैं तो आप अपने किसी महरम को साथ ले जाएं, सीख लें और आप करें। ऐसा नहीं होगा कि आप ये चीज़ें नहीं करोगे आप सही हो जाओगे, या तो आप ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं, उनकी अद्वियात लें। आपको पट्टी बांधने की ज़रूरत है तो बेटा मैं आपको क्या बताऊँ, वो लोग भी तो आपको यही बताते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको घरेलू बता देती हूँ, ये कुछ आपको फ़र्क डाल सकता है। बगैर देखे इस तरह इलाज बताना मुमकिन नहीं होता, आपकी मदद करना मुमकिन होता है, जो हम यहाँ बैठ के आपकी मदद करते हैं। आपने लेना है 2 चम्मच सरसों का इलाज तेल। भी करवाया, डॉक्टर साहब ने मुझे एक्सरसाइजेस बताई, उन्होंने कहा गर्दन के मोले में थोड़ा सा फर्क आया हुआ है, तो मुझे एक्सरसाइजेस बताई, वो मैं प्रॉपर कर रही हूँ। फिजियोथेरेपी बताई है, वो भी मैं करवा रही हूँ। अच्छा ठीक लेकिन है, फिर भी मुझे फर्क नहीं है। टैबलेट्स मैं खाती हूँ, फौरन मेरा मैदा खराब हो जाता है, इतना ज्यादा मेरे गुर्दों पे उसने असर कर दिया, इस वजह से मैंने वो दवाई छोड़ दी है 1 हफ्ता। नहीं 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 नहीं, ये गलत किया आपने। आप जाएं, उनको कहें इससे मेरे मैदे में असर हो रहा है, तो आपको मैदे की भी दवा दे देंगे। अच्छा आप सुन लो जो मैं आपको बता रही हूँ। आपने लेना है 2 चम्मच सरसों का तेल लेना है, उसको गर्म करना, उसमें पिंच लाहौरी नमक डालना है, उसको थोड़ा सा चला दीजिएगा, फिर उसके बाद इसको चूल्हे से उतार दीजिएगा। उसके बाद इसमें चोट हल्दी जो है वो जिसको आंबा हल्दी कहते हैं, मैंने अक्सर उसकी निशानी भी आपको बताई, वो 1 चम्मच इसमें डालना है, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। 1 अंडा पहले से आप फेंट के रख लीजिएगा। ये सारा अमल आप चूल्हे से उतारने के बाद करेंगी, सही है। फिर वो 1 अंडा जो फेंटा वंडा है वो उसमें मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद रुई आप ऐसे अच्छी तरीके से ऐसे कर लें, और ये जो आपने बनाया ये इस पे डाल के गर्दन के मोहरों पे लगा दें और हल्के उससे पट्टी कर लें। आप ये रोज़ाना कीजिए इंशाल्लाह। और सर्वाइकल एक्सरसाइजेज होती हैं वो कीजिए। खाने के लिए ना सफ़ेद मौसली और अज़गन नागोरी, सफ़ेद मौसली अज़गन नागोरी, हाँ, और ये आपने 50-50 ग्राम लेना है। 20 ग्राम आपने सौंठ लेना है, 10 ग्राम आपने लेना है काली मिर्च। इनको पीसकर पाउडर बनाकर रख लीजिए। ये 1 चम्मच सुबह शाम खाना। अल्लाह गफूर रहीम आपको शिफा दे। और मैदे के लिए भी मैंने बहुत सारी चीज़ें इसी प्रोग्राम में बताया, उस पर अमल कीजिए। नहीं तो सौंफ, पुदीना और बड़ी इलायची उबाल कर
इसका कहवा बना के पीजिए, डॉक्टर के कहने पे अमल कीजिए, वरना ये मोहरों का मसला आगे जाके बहुत बढ़ जाता है। साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस आपके कॉल करने का, और आपको जवाब मिल गया है। अगर आप कुछ दोबारा से देखना चाह रही हैं तो रिपीट में हमारा शो देख सकती हैं, वरना यूट्यूब पे आप जाके आज का शो देख सकती हैं, वो अपलोड हो जाएगा। वहाँ डॉक्टर बिल्कीस के तमाम जिन्होंने नुस्खे बताए हैं आप वो देख सकती हैं। और अब चलते हैं मुनीज़ा की तरफ और देखते हैं कि दाल का सूप कहाँ तक पहुँचा। अच्छा, ये देखिए दाल हमने क्या किया कि उसको ब्लेंड कर लिया, दाल को कैरेट्स टोमेटो जो भी हमने डाला था इसको उसके साथ हमने ब्लेंड कर लिया। ये इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होगी, इसमें हमने पानी भी शामिल करा है थोड़ा इसको रानी और सूपी फॉर्म लाने के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर में तमाम जो है हमारे मसाले यानी कि नमक मैंने शामिल नहीं किया था, क्योंकि नमक का ये होता है कि जब आप बॉइलिंग में शामिल करते हैं तो दाल हमारी जो है ना वो खड़ी रह जाती है, गलती नहीं है। तो इसलिए आपने अब लास्ट में नमक, और कोई भी सालन बनाए कुछ भी नहीं, कोशिश करा करें कि लास्ट में ऐड करा करें। क्योंकि रीज़न क्या है इसका? उसका रीज़न ये होता है कि पक के भी जो है ना वो नमक का फ्लेवर जो है ना वो उसको ख़राब करता है। जब लास्ट में आप ऐड करेंगे तो उसका सॉल्ट भी बैलेंस आएगा, और आप तो कोशिश करेंगे जो नए नए बनाने वाले थोड़ा थोड़ा शामिल करके और उसको बैलेंस करा करें, एक साथ इतना सारा भर के ना डाल दिया करें। ये भी एक जो है टिप है, ठीक है। दूसरा बिल्कुल लास्ट में ऐड किया करें। नमक हमेशा जो इसको फ्लेवर को फिर लास्ट में इन्हांस करता है, और बहुत सारे नमक का प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ मोटे दाने होते हैं, कुछ बारीक होते हैं, तो उस हिसाब से फ्लेवर एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसमें नमक शामिल करेंगे हम, ठीक है। ये बॉयल भी हो रहा है, साथ इसमें थोड़ा सा फ्लेवर और मज़े का करने के लिए थोड़ा चाट मसाला हम शामिल कर रहे हैं। थोड़ा सा 1 टेबलस्पून जितना इसमें गरम मसाला जाएगा जिसको फ्लेवर भी देगा। 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च जा रही है, और 1 टेबलस्पून के करीब इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे, ठीक है। और ये तकरीबन हमारा जो है ये सूप हमारा रेडी है, इसको हम मिक्स करेंगे। बस बॉयल आने के बाद ये रेडी है आपका। बॉयल आने के बाद सैलेड भी तैयार कर ली है मुनीज़ा ने, वो देखिए डाइनिंग टेबल पे सैलेड रखी है, कितनी खूबसूरत लग रही है। अब भी हम ब्रेक में उसको टेस्ट करेंगे, एंड डेफिनेटली बहुत मज़े की लग रही होगी। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर बिल्कीस, आपने हमें इतनी अच्छी टिप्स बताई, इतनी अच्छी रेमेडीज़ बताई। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुनीज़ा आपका भी थैंक यू, आपने हमें इतने लाइट फूड बताए आज जो कि वेट लॉस के लिए या फिर अपनी डाइट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और सूप निकालें तो हम टेस्ट हमारा बिल्कुल तैयार है, देखें। और लास्ट में बिल्कुल हरा धनिया इसमें डाल देंगे तो ये बड़ा अच्छा सा फ्लेवर भी देगा इसको, और बहुत मज़े का लगेगा। तो ये राइट लाई दीजिए, और मैं ट्राई करती हूँ जनाब। थैंक यू सो मच मुनीज़ा वंस अगेन। आप जाके लीजिए एक ब्रेक, जब तक इसको टेस्ट करके हम वापस आते हैं। वाओ, तो जनाब जैसा हमने आपको स्टार्ट में बताया था कि आज हम आपको एक ऐसी फेमस पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहे हैं जो कि खुद बहुत ही एक्सक्लूसिव हैं, और आपने उनका काम तो देख ही लिया है माशाल्लाह से। सजावट ले लें, खूबसूरती ले लें, बनाओ सिंगार ले लें, कोई भी आप फैशन सर्कल ले लें वो उसमें सबसे बेस्ट है। और ऐसी खूबसूरती से रिलेटेड कोई ऐसा काम नहीं है जो उन्होंने ना किया हो।
हर चीज़ को बहुत अच्छे से ग्लोरीफाई करती हैं और उनका ये पैशन है, मैं शौक नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी उनका पैशन है। तो आइए मिलते हैं दी वेरी टैलेंटेड एंड वेरी फेमस आयशा वारसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? फाइन, थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आयशा वारसी की खूबसूरती का राज क्या है? पहले आप मुझे बताएं आपकी खूबसूरती का राज क्या है? ये तो सवाल मेरा ही हो गया। नो सीरियसली आयशा, आई थिंक पॉजिटिविटी इज़ द एलिमेंट ऑफ द ब्यूटी। के अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है और आपके अंदर इनर कॉन्फिडेंस है तो फिर हर चीज़ आपको अच्छी लगती है, क्योंकि वो आपका रिफ्लेक्शन होता है। अगर आपको अपना रिफ्लेक्शन दूसरे में नज़र आता है, सो इट्स मीन कि वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आपके पास आ रहा होता है। ट्रू। तो आयशा, एक वक्त था कि जब सब लोग चाहते थे कि वो आयशा का डिज़ाइन किया हुआ ब्राइडल वार्डरोब वेयर करें। आपने उस वक्त में ब्राइडल स्टूडियोज़ आपने खोले थे जिस वक्त इतने कोई लोग जानते भी नहीं, उनको नॉलेज भी नहीं थी इन चीज़ों मैं की। इस चीज़ को इस तरीके से लूँगी कि आई एम द जिसे कहें मदर ऑफ द इन्वेंशन। क्योंकि मैंने सारा टाइम, बहुत टाइम मेरा इंटरनेशनल ही अब्रॉड में ही गुजरा। मैं वहाँ देखती थी फैशन हाउसेस को, गुची, वर्साचे, फेंडी। अगर आप इनके फैशन हाउसेस देखें तो वहाँ जाकर आपको एक ऐसा फीलिंग आती है कि येस यू आर अ प्राइम क्लाइंट ऑफ द ब्रांड। सो उसमें मुझे ये होता था कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है। और एट दैट टाइम मैंने इस चीज़ को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया, मल्टी ब्रांड स्टोर्स को इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान के अंदर। मल्टी ब्रांड का कॉन्सेप्ट मैं पाकिस्तान के अंदर लेके आई दुबई से, क्योंकि मैंने अपना फर्स्ट मल्टी ब्रांड आउटलेट दुबई के अंदर किया था। एंड आफ्टर ऑनवर्ड्स जब यहाँ पे मैं पाकिस्तान में सोचा कि मैं अब यहाँ पे वापस शुरू करूँ अपना, तो पहला फैशन हाउस मैंने किया था जो कि 4000 स्क्वायर यार्ड के ऊपर था। एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैशन हाउस ऑफ द पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री। एंड उसके बाद मैं कहती हूँ कि अच्छी चीज़ है कि लोग आपको देखकर आपसे कुछ इंस्पिरेशन लें, सीखें। और उसके बाद बहुत अच्छा डेवलपमेंट आया। जितने अच्छे बड़े लीड के डिज़ाइनर्स थे उन्होंने अपने फैशन बुटीक्स को ट्रांसफॉर्म किया इन फैशन हाउसेस। तो मैं ये समझती हूँ कि आई एम द मदर ऑफ द इन्वेंशन। और इस समझती चीज़ का नहीं है, आप हैं। अच्छा, एक तो ब्राइडल ड्रेसेस आपके इतने ऑसम कलेक्शन होते थे कि वो क्या तारीफ़ ही क्या करें उसके बाद फिर आपने ज्वेलरी में इतनी नफासत, इतनी खूबसूरती, एक एलिगेंस, एक रॉयल्टी आपको उसमें मिलती है जो मैंने अभी आपके देखी। नेक पीस हो गए, आपके ब्रेसलेट्स हो गए, रिंग्स हो गई। जी, एक्चुअली मेरा देखें हमेशा से ये रहा कि आप काम कर रहे हो, कहते हैं ना लेस इज़ मोर। वो चीज़ हमेशा से मेरे काम के अंदर एलिमेंट रहा कि मैं साल का सिर्फ एक प्रोजेक्ट करती हूँ। अभी भी इंटीरियर और कंस्ट्रक्शन के अंदर भी सिर्फ एक विला करती हूँ, लेकिन वो ऐसा होता है टॉप ऑफ द लाइन कि जिसको देख के आने वाला बंदा ये कहता है कि हाँ जी दिस इज़ द ब्रांड। एंड ये बेसिकली मेरा मैं पैसे के लिए काम कभी भी नहीं करती। मैं अपने नाम के लिए, अपने ब्रांड के लिए काम करती हूँ, जिसके लिए मैंने 2.5 डिकेड्स लगा दिए। उस नाम को, नाम बनाना आसान बहुत है लेकिन उसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। सो हमेशा से मैंने जब भी जो भी काम किया, लोग कहते हैं कि अच्छा तुमने इतने सारे काम कैसे किए। वो इतने सारे काम मैंने फ़ौरन नहीं कर लिए, उसको 25 साल लगे करने में काम को। जब मैंने क्लोथिंग स्टार्ट किया, स्लोली ग्रेजुअली मैंने स्टार्ट ही लग्जरी प्रेट से किया था, जिसमें ब्राइडल क्लोथिंग लाइन था। मुझे आज भी याद है कि 2013 के अंदर मेरा लास्ट ब्राइडल 2.2 मिलियन का हुआ करता था। उस वक्त मेरे पास अक्सर फैमिलीज आती थे तो कहते थे इतने में तो हम अपनी गाड़ी खरीद लेते हैं, तो हम अपना घर बना रहे हैं। तो आप इतना उस वक्त 2.2 मिलियन भी बहुत बड़ा अमाउंट होता था किसी भी फैमिली के लिए, क्योंकि हर फैमिली का एक सर्टेन बजट होता था। उस बजट के अंदर रहते हुए लोग काम करना चाहते थे। फिर उसके बाद मैंने जब क्लोथिंग किया, ब्राइडल किया, तो फिर मैं इंडिया से डायमंड पोल की ज्वेलरी लेकर आया करती थी। फॉरेनर्स ने भी, मॉडल्स ने आपकी जी बिल्कुल इंटरनेशनली मैंने तमाम लीडिंग फैशन शोज़ किए, फैशन वीक्स किए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ का बड़ा प्राउड है। और मैंने साथ साथ, बल्कि इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, सलमान खान की, आई एम द ओनली पाकिस्तानी डिज़ाइनर कि जिसने सलमान खान की मूवी अनफॉरगेटेबल की। एंड उसके अंदर मेरी क्लोथिंग, मेरा मेकओवर, मेरी ज्वेलरी, मेरी कोरियोग्राफी, ईच एंड एवरीथिंग थी। एंड सलमान खान कहता था कि मुझे लगता है कि यार तुम मेरा रिफ्लेक्ट एक मिरर इमेज हो। तो मैं मतलब मैंने सच्ची बात है कि मैंने इंडियन से बहुत सीखा। हमारे यहाँ बाउंड्रीज ज़रूर हैं, मगर ऑनेस्टली स्पीकिंग कि जो वहाँ के लोग हैं अक्रॉस द जो है बाउंड्री, और यहाँ के लोग, वो हम सब एक हैं। तो हमें एक दूसरे से हमने सीखा। और मैंने काम का पैशन उन लोगों से सीखा कि वो अपने काम के साथ कितने सिंसियर हैं, कितने लॉयल हैं। बहुत सारे लोग शायद ये बात नहीं
जानते कि मैं इतने बड़े जो है लेजेंड के साथ काम करके आई हूँ और मैंने उसके साथ 4 साल गुजारे। तो मैंने लिटरली उस ड्यूरिंग 4 ईयर के पीरियड के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा। तो वो चीज़, एक पैशन आपके अगर काम के अंदर हो तो फिर कोई चीज़ आपको हरा नहीं सकती। सही। या हम मज़ीद आपसे कुछ जानें, क्योंकि मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब आपने अपना ये काम ख़त्म किया, कि आप जब अब्रॉड चली गई थी, तो फिर लोगों की आपके पास कॉल्स नहीं आई? ये डिटेल्स में सवाल करूंगी आपसे, लेकिन जनाब ब्रेक का वक्त हो गया है, तो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर मज़ीद गपशप करेंगे आयशा के। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आयशा से सवाल किया था कि आयशा, आपने अपनी ब्राइडल कलेक्शन बनाना छोड़ दी, क्लोथिंग लाइन छोड़ दी, आपने ज्वेलरी डिज़ाइनिंग छोड़ दी, क्या कॉल्स नहीं आते आपको? क्योंकि इतनी डिमांड है आपकी स्टिल मार्केट में, आपको लोग कॉल करके नहीं कहते कि भाई बहुत आती है, डिमांड बहुत ज़्यादा आती है और लोगों की बड़ी नाराज़गी भी होती है कि क्या हमें हक नहीं है आयशा वारसी वेयर करने का। लेकिन इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर मैं कर रही होती हूँ। कभी कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है कि जिसका ऑब्वियसली इस चीज़ के लिए एक आपको बड़ा जिसे कहें मैसिव टाइम चाहिए होता है बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए। सो स्पेसिफिकली मैं सिर्फ उस सर्टन क्लाइंट के लिए करती हूँ जिसका एक अच्छा बजट फ्रेम होता है और जहाँ मुझे लगता है कि मैं अपनी क्रिएटिविटी 100% दिखा सकूँ। सो वो मैं कर रही होती हूँ। ज्वेलरी में भी कर रही होती हूँ और मोस्ट लाइकली ज्वेलरी तभी कर रही होती हूँ जब ब्राइडल्स हो रहे होते हैं, तो उसकी मैचिंग में ब्राइड एंड ग्रूम एंड कंप्लीट एक वो पूरा शोकेस हो रहा होता है। उसके साथ साथ फिर मैं उसका ब्राइडल का पूरा शादी से रिलेटेड उसका जितना भी इवेंट होता है वो भी कर रही होती हूँ। सो वो एक सर्टन फैमिलीज़ हैं जो अप्रोच कर रही होती हैं, उनके लिए करती, लेकिन नॉट फॉर द एवरीवन के लिए, हर किसी के लिए नहीं हो अभी मैनेज करना। लेकिन हाँ, इंशाल्लाह इस चीज़ को मैं दोबारा शुरू करूँगी राइट टाइम के ऊपर, क्योंकि मैं खुद भी पर्सनली बहुत मिस करती हूँ इस चीज़ को। वो करना चाहिए, और यानी कि बहुत जल्द हमें आयशा वारसी की ब्राइडल कलेक्शन देखने को मिलेगी और ज्वेलरी भी, राइट? एग्जैक्टली। अच्छा आयशा, आप इंटीरियर की तरफ आ गई हैं, सही, और इंटीरियर भी आप इतना हसीन करती हैं कि मैं अभी कुछ पिक्चर्स देख रही थी आपकी, बहुत हसीन। लाइक अच्छा, एक तो ये कॉन्सेप्ट बहुत हमारे यहाँ इन हो गया है आजकल के, जिस तरह के विलाज आप कहें कि इंटरनेशनली बनते थे, उस तरह के पूरा इंटीरियर वही, या एक्सटीरियर की हम बात करें तो वही लोग कहते हैं कि जी कॉपी पेस्ट कर दें यहाँ पाकिस्तान में। तो ये क्या कॉन्सेप्ट? देखिए, पहले तो इसमें 2 चीज़ों का है। हमारे यहाँ बाहर जो है, अगर हम बात करें इंटरनेशनली, वहाँ पर लोगों के एम्बियंस इस तरीके से अंदर तो क्रिएट होते हैं, करना वो मुश्किल नहीं होता, लेकिन जो बाहर का फसाद है उसका एनवायरनमेंट वो आप यहाँ पाकिस्तान कैसे लेकर आ सकते हैं? अच्छा, इंटीरियर में भी आपके एनवायरनमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है। लेकिन अब देखिए, हमारे यहाँ टू बी वेरी ऑनेस्ट मेंटेनेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर अभी तक भी मेंटेनेंस का कोई एलिमेंट आया ही नहीं है। एक सर्टेन लेवल के ऊपर तो होता है, हम अपने घरों को क्लीन करके साफ़ करके, लेकिन बाहर हम जो है उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ आती जा रही है और मैंने एटलीस्ट जितने भी विलास बनाए वो इंटरनेशनल पैलेट पे बनाए हैं। मैंने जितना काम करती हूँ मैं वो सिर्फ ब्रास के ऊपर, एसएस के ऊपर, ग्लास के ऊपर, बहुत स्ट्रेट लाइन, स्लीक एंड बिल्कुल जिसे कहें ना फोकस्ड करके हर चीज़ अप टू द मार्क। मैं गॉथिक्स के ऊपर काम नहीं करती, तो मेरा बिल्कुल इंटरनेशनल पैलेट के ऊपर स्ट्रेट लाइंस पे काम होता है। वैसे आज के फैशन में क्या इन है? अगर हम वॉल कलर्स की बात करें तो किस तरह के कलर्स इन? देखिए, नॉर्मली कलर तो हर तरह के हैं, डिपेंड करता है कि क्लाइंट की लाइफ स्टाइल क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से हो रहा होता है। लेकिन अगर क्लाइंट डिपेंड करता है अपने इंटीरियर डिज़ाइनर के ऊपर या अपने आर्किटेक्चर लेआउट के ऊपर, तो फिर हम इस तरीके से कर रहे होते हैं। फिर हम होलसेल अपनी एंड के ऊपर रख के, जैसे मेरा सिग्नेचर है, मैं सिर्फ वाइट, आइवरीज, अर्दी टोन्स में काम करती हूँ, ग्रेस एंड वाइट एंड ब्लैक्स के अंदर सिर्फ ओनली। सो उसके अंदर क्या होता है कि मैं नॉर्मली जितना भी काम होता है कि मेरे पास जो एंड प्रोडक्ट जब निकल के आता है तो वो बहुत ही आपको एक बहुत वाइड, खुला ग्रैंड और लैविश लुक, लग्जूरियस, एक बहुत ग्रैंड लुक के ऊपर आपको आता है कि एक छोटा सा रूम भी आपको एक बड़ा लैविश किस्म का नज़र आ रहा होता है। अच्छा, वैसे आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बाज़ दफ़ा क्लाइंट कहते हैं कि नहीं हमें इस तरह की चीज़ चाहिए, उन्होंने अपने एक माइंड में एक इमेजिन किया हुआ होता है, और फिर अगर उनको आप कहते हैं कि नहीं ये मेरा सिग्नेचर स्टाइल नहीं है, मैं इस कलर टोन पे नहीं जाऊंगी या मैं इस तरह का वॉलपेपर यूज़ नहीं करूंगी, तो कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिफिकल्ट होता है? बिल्कुल, देखिए, क्लाइंट इज़ ऑलवेज राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो ये एक सर्विस प्रोवाइडर को जहन में ये होना चाहिए, क्लाइंट इज़ ऑलवेज राइट। आपने उसकी चीज़ को केटर करना है और आपको वो, हाँ ये ज़रूर है कि आपको वो लेकर ही इसीलिए आया कि आप उसकी हेल्प आउट कर सकें इन एवरी एस्पेक्ट्स।
लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि क्लाइंट के लाइफ स्टाइल को सबसे पहले हम स्टडी करें। मेरा अपना मानना ये है और मेरा अपना काम करने का तरीका ये है कि मैं काम ही सिर्फ उस क्लाइंट का लेती हूँ कि जहाँ मैं ये देखती हूँ कि जहाँ मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मेरा ब्रांड नेम है, वो अगर ओवर शेडो नहीं हो रहा होता है तो डेफिनेटली मैं क्लाइंट के साथ काम करती हूँ। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि एक क्लाइंट अगर इतना स्टबर्न है, सॉरी टू से, लेकिन फिर मैं उसके साथ काम नहीं करती, क्योंकि मुझे काम की अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरे ब्रांड नेम को का जो मैंने एक इमेज बनाया हुआ है, मुझे उसको मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितना भी क्लाइंट आता है, एवरीबडी नोज़ कि आयशा वारसी इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव ब्रांड। सो एक सर्टन लेवल मैंने मेंटेन किया हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास क्लाइंट भी वैसा आता है। सही। अच्छा आयशा बताइए कि आजकल वॉल्स पे क्या है, बीच में वॉलपेपर का टाइम आया था, आजकल पैनलिंग चल रही है। मैं आप 2-3 तरह की हैं मॉडिफिकेशन उसमें इस तरीके से चल रही हैं कि वॉल पैनलिंग भी चल रही हैं, उसमें करूगेटेड वॉल्स भी चल रही हैं, उसमें वॉलपेपर्स भी चल रहे हैं। और अब इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर आई एम द ओनली पाकिस्तानी डिज़ाइनर कि जिसने वॉल म्यूरल को इंट्रोड्यूस कराया वेला फ्लोरा के नाम से, जो कि जिसका एक म्यूरल ही तकरीबन समझें कि आप 2.5 लाख से स्टार्ट होता है। सिर्फ पिक्चर है एक वॉल हमारे पास, हम दिखा जी सकते मैंने हैं। अभी आप अगर इसमें तबारक वेद की एक साइड है जो मैंने अभी की थी, उसके अंदर मैंने उनकी साइड के ऊपर किए हैं। और मतलब मेरी हर साइड के ऊपर वॉल म्यूरल्स ज़रूर होते हैं। अच्छा, नहीं हम देखना चाहेंगे जनाब। ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक पे हम ये पिक्चर भी निकालने की कोशिश करते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं और मज़ीद इंटीरियर में क्या चल रहा है, डिज़ाइनिंग में क्या नहीं चल रहा है, आयशा से जानेंगे। वेलकम बैक जनाब। आफ्टर द ब्रेक हम बात कर रहे हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे आयशा के साथ, दी आयशा वारसी के साथ, क्योंकि घर के बनाओ सिंगार का शौक़ हर खातून को होता है। और अभी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में सादिया इमाम के घर की इंटीरियर डिज़ाइनिंग आयशा ने की थी। तो आइए कुछ पिक्चर्स शेयर करते हैं आपके साथ। अच्छा ये देखें जनाब, एक मैडम हमारी मेरी जगह पे बैठी हुई है। ये देखिए, कुछ दिनों में आपको ये होस्ट सीट पे नज़र आएंगी। ये हमारे सेट पे घूमती रहती हैं ऐसे। मुझे लगा मेरे पैर में तो नहीं आ गई। चलें जी, सादिया इमाम का बेडरूम है। ये सादिया इमाम की है आयशा? जी बिल्कुल। इसके अंदर कुछ चीज़ें, जैसे मैं अभी वॉल म्यूरल्स की बात कर रही थी, जो बैकग्राउंड में आप म्यूरल देख रहे हैं, ये म्यूरल तकरीबन एक म्यूरल 2.5 लाख के पैनल का होता है। एंड ये वॉलपेपर जो है, नॉर्मली पहले वॉलपेपर्स बड़े फ्लोरल एक रैंडम उसमें होते थे, लेकिन अब वॉल म्यूरल्स बड़ी डिफरेंट उसमें आ गए हैं और अल्टीमेट इसमें वॉल म्यूरल की वैरायटी है मौजूद। सही। अच्छा, और इसमें मुझे बताएं आजकल फर्नीचर क्या फर्नीचर के अंदर केन वर्क्स वापस इन होता चला जा रहा है। शैंडलियर है, ये शैंडलियर्स हैं। ये सादिया का एक लॉबी एरिया था, जो ऑब्वियसली सादिया को जो ये विला था 45 इयर्स ओल्ड था, जिसको मैंने रेनोवेट किया था। एंड उसके सिर्फ स्ट्रक्चर को रखते हुए इसके बिफोर एंड आफ्टर की अगर तस्वीरें होती तो वो ज़रा आप लोगों को समझने में फिर ज़्यादा मज़ा आता। तो ये एक बहुत पुरानी सीढ़ी थी राउंड, उसको मैंने फिर उसको निकाल के करके और फिर इसको किया। एंड ये जो आप इसमें देख रहे हैं, हमने इसके अंदर यूज़ किया है इटालियन ग्रेनाइट यूज़ किया है। एंड ये टर्की से मैंने इंपोर्ट किया था। और ये फर्स्ट टाइम ये जो ग्रेनाइट होता है बेसिकली ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसकी हैंडलिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। और मैं इसमें येलो ऑनेक्स लेकर आई थी। और ऑनेक्स की खासियत यही है कि वो आप इसको इतने सॉलिड उसके अंदर नहीं ले सकते, लेकिन इसके नीचे हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया है। फिर के ये पूरा अगर आप देखें, ये देखिए ये पूरा ऑनेक्स है, ये येलो ऑनेक्स हम लेकर आए थे। यानी कि सारे चैलेंजिंग आपने काम जो है वो किए हैं। ज़बरदस्त। अगली पिक्चर दिखाएं, ब्यूटीफुल। अच्छा ये साइड पे टेम्पर्ड, अच्छा वो स्टेयर्स पे लगा हुआ है। ऑलराइट, मेरी नॉर्मली जितनी भी हाउसेज होते हैं, जितने भी विला मैं करती हूँ, मैं उसमें कोशिश ये करती हूँ कि बिल्कुल फ्लोर टू सीलिंग तक पूरे स्लंग ग्लासेस होते हैं, जिसमें मुझे लाइट का एलिमेंट बहुत चाहिए होता है। एंड उसके आउट सराउंडिंग के अंदर मैं फसाद ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इंस्पिरेशन तो आपकी इंटरनेशनल पैलेट से ही होती है। तो कोशिश मेरी होती है कि जो आप इंटरनेशनल इंस्पिरेशन ले रहे हैं तो फिर आप वैसा डिलीवर भी करें। सो उसके लिए मुझे इनसाइड एम्बियंस से नहीं, मुझे उससे ज़्यादा उस बाहर जो है ना मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है कि जो फसाद है आपका वो इतना अल्टीमेट हो, जिसमें ग्रीनरी हो, लैंडस्केपिंग हो। मैं लैंडस्केपिंग पे बहुत फोकस करती हूँ। अच्छा आयशा, आजकल जैसे कह रहे हैं ना कि अल्ट्रा मॉडर्न डिज़ाइनिंग चल रही है, जिसमें आपकी 4 सीलिंग पे अंदर लाइट्स चल रही हैं और आपका कुछ कैलीग्राफी का काम भी चल रहा है। तो ये भी आजकल दोबारा से इन है या भी सर्टेन टाइम के लिए होता है? ये था लेकिन अब नहीं है। अभी जितनी भी सीलिंग्स के ऊपर काम हो रहा है वो सारी स्ट्रेट लाइंस के ऊपर काम हो रहा है।
अब वो जो आपने देखा होगा पहले सीलिंग्स अप एंड डाउन एंड थोड़े थोड़े शेल्स की शक्ल में होती थी, अब वो वैसा नहीं है, अब बिल्कुल स्ट्रेट, जी नहीं, अब बिल्कुल स्ट्रेट सीलिंग्स चल रही हैं, बिल्कुल स्ट्रेट पैनल्स हैं, वॉल्स भी इनफैक्ट बड़ी न्यूड हैं, सिंपल हैं, स्ट्रीक हैं, हर चीज़ जो है ना बहुत स्लीक एंड उसमें स्ट्रेट लाइंस, सॉलिड कलर्स में, सॉलिड कलर्स भी हैं, बट सॉलिड विद द सॉफ्ट पैलेट के साथ कॉम्बिनेशंस हैं। अच्छा, और आपने ऑफिसेस भी डिज़ाइन किए हैं बहुत सारे। जी और बिल्कुल, आपने जब मैंने अभी एक ऑफिस किया था 2018 के अंदर। ये ऑफिस था जरदारी साहब के, हमारे बिग बॉस के नेफ्यू का, सैयद शबी अली का, उनका मैंने किया था। और इस ऑफिस को जो है ब्रिटिश में हमें अवार्ड मिला था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम के हमारे उसका अवार्ड मिला था कि दैट्स अमेजिंग, मतलब ये आप समझें कि था अल्टीमेट, मतलब ये मैंने इसको किस तरीके से किया था, इसकी ईच एंड एवरी सिंगल यूनिट मैं दुबई, अमेरिका और जो है ना लंदन से लेकर आई थी। अच्छा, तो इस पे खुद आपने प्रॉपर मेहनत की, प्रॉपर फोकस किया था कि हर चीज़ बड़ी अप टू द मार्क हो। बैक मिरर देखें, इसका फ्रेम चेक कीजिए, और ये जो वाज है, इस वाज के अंदर आपको डॉलर्स नजर आएंगे, डॉलर कॉइन्स नजर आ रहे हैं, वही देख रही थी। अच्छा, Exactly. मुझे लगा ये पाकिस्तान की पूरी करेंसी जो है वो एंटीक होगी। एग्जैक्टली, इसका थीम ही हमने बेसिकली रखा था लेजेंडरी लिविंग, तो उस वजह से हमने इसकी हर चीज़ को, इसमें अगर आप देखें पिक्चर के अंदर तो गौर से, तो हार्ले डेविडसन की जो है ना हैवी बाइक रखी हुई है, जो मुझे रैंगलर्स वालों ने गिफ्ट की थी बाकायदा तौर पे। तो मतलब हर चीज़, मेरी कोशिश ये होती है कि आप जब इंटीरियर्स कर रहे हो तो ईच एंड एवरी सिंगल एलिमेंट और एस्पेक्ट ऐसा हो कि जो आम मार्केट में ना हो। और मेरा बनाया हुआ एक विला वो सिर्फ एक दफ़ा होता है, उसकी रेप्लिका, उसकी रिपीट, उसकी कॉपी नहीं होती। यही तो आपकी एक्सक्लूसिविटी है। और अच्छा ऐसा बताइए, आप बातें तो बहुत सारी हो गई, हमारा सेट कब डिज़ाइन कर रही हैं आप? जब आप लोग कहेंगे तब करेंगे। देखिए, और बजट निकाल लीजिएगा आप लोग मेरे लिए। बिल्कुल, हम अभी बात करते हैं आपके लिए। और जनाब, थैंक यू सो मच आयशा, आप हमारे शो में इट वाज प्लेजर मीटिंग यू, कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। आई एम रियली ग्लैड, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद, क्योंकि मैं बहुत कम शोज़ में जाती हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपके शो में आकर। आई एम रियली ग्लैड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जनाब। तो आपने देखा है किस तरह से आपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं कुछ बेसिक चीज़ों से। सॉलिड कलर्स आजकल इन हैं, उन पे जाइए, बेसिक फर्नीचर्स रखिए। बहुत ज़रूरी नहीं कि आपने हर चीज़ भरनी है घर में, कम कम चीज़ों से घर बहुत अच्छा और खूबसूरत लग सकता है जनाब। तो आज के शो का वक्त होता है ख़त्म, कल फिर मुलाकात होगी सुबह 9 बजे। आपसे अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।